अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद। कराची वालों के पास थे कल इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। सबसे पहले हम जिक्र उन्हीं का करते हैं। एक रोज़ा था कराची का और वहां पर उन्होंने कहा कि 30 साल तक जिन्होंने मुल्क का खून चूसा, जिन्हें चोरों का टोला वो कहते हैं कि वो उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गया है। वो कहते हैं ये मुल्क नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए निकले और इस टोले के खिलाफ जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं बल्कि मुल्क के बच्चे बच्चे की है। और कल का जो खिताब था ना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, बहुत ही कोई धुआंधार था। यूं कह लीजिए कि उन्होंने अपने कारकुनान को तो मुखातिब किया ही किया, लेकिन जो अपने मुखालिफिन हैं उनको भी उन्होंने ऐसा लताड़ा कि सारे ही परेशान हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इस कदर कॉन्फिडेंट है, हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी भी मूव दी जा चुकी है। बहरहाल गवर्नर हाउस कराची में तहरीके इंसाफ के कारकुनान से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। वज़ीर आज़म ने इसके जवाब में यह भी कहा कि पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल दुबई से भी सस्ता है, हालांकि वो तेल खुद पैदा करते हैं और हमें दरामद करना पड़ता है। लिहाजा हमारे अवाम ने रिकॉर्ड टैक्स जमा करवाया है, जिसकी वजह से हुकूमत ने अवाम को फायदा पहुंचाया और पेट्रोल और डीजल की कीमत 10-10 रुपए कम कर दी और महंगाई के असरात कम किए हैं। यानी डीजल सस्ता हुआ है। हाँ, नहीं पेट्रोल भी सस्ता अच्छा, हुआ है। हाँ, आपका फोकस डीजल पे बहुत ज्यादा था। उनका भी तो पेट्रोल डीजल दोनों पे फोकस है। 10-10 रुपए सस्ता उन्होंने किया, विच इज वेरी गुड। लेकिन इसके साथ साथ हम ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने पहले भी कहा था और उनके इस गुफ्तगू से हम फिर ये कह सकते हैं कि जब बात वो अपोजिशन की करते हैं, वो कहते हैं कि जो लूट के चले गए, जिनकी जायदादें बाहर हैं, वापस आ जाएं, वो लूटी दौलत वापस ले आए, तो पेट्रोल भी सस्ता होगा और डीजल भी सस्ता होगा। एग्जैक्टली। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तारीख में बुलंद तरीन सतह पर हैं। चूंकि हम लोग पेट्रोल और डीजल की जब बात कर रहे हैं तो पिछले 4 साल के दौरान फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कल की अपने गुफ्तगू में अवाम के साथ जो थे स्टैट्स वो शेयर किए हैं। तो लिहाजा टैक्स वसूली और तस्सीलाते ज़र जो है वो उस वक्त उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा जा रहा है। और आपको याद होगा जब हमारी भी FBR के तर्जुमान से बात हुई थी तो वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के पीछे FBR का बहुत बड़ा रोल है और जो हमें टारगेट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उससे भी बढ़कर हमने टैक्स इकट्ठा किया है। और हमारी कोशिश होगी कि जब ये इस साल की सहमाही खत्म होगी तो हम वज़ीर-ए-आज़म को एक अच्छा टारगेट और एक अच्छी कलेक्शन जो है वो उसके नंबर्स उनके साथ शेयर करेंगे। और मजीद डीजल भी सस्ता हो जाएगा तो जो ट्रक ड्राइवर है उनके लिए भी आसानी होती है। ज़रा डीजल डलता है, हमारी गाड़ी में ना डले डीजल, लेकिन बड़ी गाड़ियों में जो है वो डीजल बढ़ता है। अच्छा, मैं ये हैरान हो रही थी कि इनको डीजल की इतनी फिक्र हो रही है, जबकि शुएब की ये कोई शौक नहीं है कि उन्हें मोबाइल बहुत ज्यादा अच्छा अपने पास रखना है या उन्हें गाड़ी अपने पास बहुत ज्यादा अच्छी रखनी है। देखिए, मैं यही कहने लगी थी, आम आदमी का बहुत ज्यादा एक ट्रक ड्राइवर का मैं सोच रहा हूं डीजल इस्तेमाल करता है, जो डीजल इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ सियासतदान भी हैं जो बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और उसमें डीजल डलता है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके लिए भी आसानी हो जाएगी ना, तो डीजल सस्ता ज्यादा होना चाहिए, तो बड़ी गाड़ियां जो है वो उनको ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। हाँ, उनके लिए आसानी हो जाएगी। चले आगे बढ़ते हैं जनाब। और पाकिस्तान की खवातीन डिजिटल खवातीन हो रही हैं, आज हम इसकी बात भी करते हैं। सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के खवातीन को माली और डिजिटल तौर पर बाइख्तियार बनाए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। लड़कियां, खवातीन अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए इस्लाम और आइन के जरिए फराहम करदा अपने हुकूक के हुसूल के लिए फाल शिरकत के जरिए जिद्दोजहद करें। कामयाब जवान प्रोग्राम की जानिब से मुनक़िदा कामयाब खातून की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम ने तकरीबन 1400 साल कबल खवातीन के विरासती हुकूक की जमानत दी थी और भाइयों की तरफ से अपनी बहनों की विरासत तोहफे के नाम पर हासिल करने के रुझान पर तनकीद करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि खवातीन अब मुहतसिब के दफ्तर या अदालतों से रुजू कर सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी कानून साजी की है। सदर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि खवातीन पर जोर देते हुए कि वो बैंक जाए बगैर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट खोलने की सहूलत से भी मुस्तफिद हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें इससे माली तौर पर बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। अच्छा जनाब, इसमें कि मामला ये भी है क्योंकि ज़रा उन्होंने उस रुझान की भी तनकीद की है कि भाइयों को तोहफे में दे देना, ये भाइयों से मोहब्बत का इजहार करने के लिए दस्तबरदार हो जाना अपने हक से, अपने जायदाद के उस हक से। तो इसमें हमें ये ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ज़्यादा जिम्मेदारी ना उन भाइयों पर है,
उन मर्दों पर है जो उस घर के बाइख्तियार मर्द हैं कि आप ऐसी नौबत ना आने दीजिए कि खातून को उस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए या किसी और फोरम पर जाकर ठक ठक क्या कहते हैं, दस्तक देनी पड़े। देखिए सबने लफ्ज भूल जाते हैं मुझे, थैंक यू। तो होना ये चाहिए कि पहले से आप ऐसे हालात रखें कि जो उसका हक है, जो उसे कानूनी हक है, जो उसका शरई हक है, वो आप दे दें उसको। अच्छा शिव, मैं यहाँ पे ना आपसे ही एक इस्लाह लेना चाहूंगी, थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि गो के आप भी भाई और इस तरह से अगर जैसे कि हर भाई की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बहन का रिश्ता किसी बहुत अच्छे घराने में करे, और अमूमन हमारे यहाँ कई भाई ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, और माशाल्लाह बेटियों का नसीब है कि वो अच्छे घरों में चली जाती हैं। वहां पर हम अमूमन कुछ इस तरह के लोगों को देखते हैं कि वो फिर अपनी जायदाद का जो पोर्शन है, जो बहनें अक्सर नहीं रखती, कि नहीं हम एक अच्छी जगह पर रह रहे हैं, आपने हमें हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, लिहाजा अब आप ये रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके घर के हालात उस हद तक बेहतर नहीं है। तो क्या आप ये समझते हैं कि एक इंडिविजुअल का अपना फैसला है यहाँ पर आके? नहीं, देखिए ये फैसला तो इंडिविजुअल सतह पर जरूर है, वो एक वालिद भी फैसला कर सकते हैं अपनी औलाद से मुताल्लिक, वो जिसको फैसले का इख्तियार है वो छोड़ भी सकती है। लेकिन मैं उन हालात की बात करूं जरिए जिस पर तनकीद आरिफ अलवी साहब ने किया कि एक रुझान है। हाँ, ये तो जरूर है, रुझान है कि अच्छा ठीक है जी हम दस्तबरदार होते हैं, या फॉर दैट मैटर उनको पता ही नहीं है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, वोट एवर, उसमें जब तकसीम की बात होती है, अच्छा बहनें साथ बैठी भी होती है, तकसीम की बात में क्या हो रहा है, हाँ ये ठीक है ये भाई हैं इनकी तकसीम होने, भाई क्यों, वो आपका जो उसमें शरई हक है वो आपको मिलना है, फिर आप उसे छोड़ दें दे दें, वो आपकी मर्जी है। इसमें जो आपने पॉइंट जरा ऐड किया उसमें दूसरा एक एंगल भी है। ये तो अच्छी बात कि खातून की शादी किसी ऐसे घर में अगर हुई है जहां पे उसको बिल्कुल कोई ऐसा मामला नहीं है कि उसको जरूरत पड़े, लेकिन जिस वक्त ऐसी जगह पे शादी हो जाए जहां पे या तो लालची लोग हों या कमजोर हों, माली सतह पर, तो फिर वो अगर वो कहें, प्रेशराइज करें उस खातून को, नहीं तो मांग करो अपना हक और अपने लिए, तो वो थोड़ा सा गलत है, वो एक खातून का अपना अच्छा इसमें एक और वो भी पॉजिटिव पहलू है, जब हम बात कर ही रहे हैं खुलकर जरा इस मामले में, कि अगर आपकी अच्छी जगह पर शादी हो भी गई है तो भी आपके पास वो जायदाद का पोर्शन इसलिए भी आपको बाइख्तियार बना सकता है कि जो धौंस जमाई जाती है, खवातीन को तड़ियां लगाई जाती हैं, ये दूसरी शादी के मामलात होते हैं और घर से बेघर करने की जो सूरत हाल समझ आती है, तो वहां पर विरासत का वो वाला हिस्सा आपको सिक्योर करता है। और एक और बात भी जरिए, आप शादी उसकी भले अच्छे घर में होगी है, मोस्टली क्या है हाउस वाइफ्स हैं। अब वो जो भाईजान है जो भी उस खातून के, वो तो कमा भी रहे होंगे, उनके हालात समटाइम्स हो जाता है, हालात अच्छे नहीं होते, बट अगर वो कमा भी रहे हैं और वो काम कर रहे हैं और जायदाद भी बना रहे हैं, तो फिर अगर वो इस तरह सोचे कि नहीं बस हमारे ही दरमियानी डिवाइड हो जाने हैं जायदाद, तो ये गलत बात है। उस खातून का जो हक है उसे मिलना चाहिए, वो उसका सवाबीदी इख्तियार है, वो जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करे, वो चाहे आपको दे दे, चाहे खुद रख ले, चाहे उसको तकसीम कर दे गुरबा में, वो उसका इस्तेहकाक है, उसकी मर्जी है, उसकी मंशा है, आप उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकते कि आप उसमें ये, पहली बात है आप सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता, उनको ये मौका ही नहीं दिया जाता कि आप ये सोचें भी कि इसमें से आपका हक है। अच्छा इसमें एक और पहलू भी है, चूंकि आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि ये कहा भी जाता है, ठीक है क्योंकि खातून की शादी कर दी, हमने जहेज दिया था उसको और हमने उसको उस वक्त जो खर्च किया उस पर, इसलिए आप जायदाद में उसका कोई हक नहीं है। नो, वो तो फिर पेरेंट्स ने बेटों की शादी पर भी किया होता है, तो सबकी शादी पर वो पेरेंट्स करते हैं, तो इसमें ये ना सोचे कि अच्छा जहेज दे दिया था या उस वक्त शादी में खर्च हुआ था तब जायदाद में इनका हिस्सा नहीं, जायदाद में हिस्सा मेरे दीन ने दिया है, और जब बात दीन की है तो बात खत्म है, बात मुकम्मल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन आज हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि एक रुझान है, एक ट्रेंड है, और इस ट्रेंड को हमने बदलना है और मिलकर बदलना है। और जब हमने इसको मिलकर बदलना है तो उसमें खवातीन बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। हम उस पर भी आगे चल के प्रोग्राम में आपके साथ बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर ये भी कहेंगे कि जब खवातीन को खवातीन के हुकूक आपने पहुंचाने हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे लोग नजर आते हैं, बहुत सारे लोगों का रोल नजर आता है, और ऐसे में खवातीन जजेस जो है उनका रोल जो है वो काबिले सत्ताइश भी होता है, और ऐसे में उनके रिमार्क से जिस निगाह से वो फैसलों को देखती हैं वो डेफिनेटली काबिल सत्ताइश होते हैं। तो लिहाजा जनाब आज खवातीन जजेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस सिलसिले में ये बताया गया है कि इस बात को यकीनी बनाना है कि जुडिशरी में सीनियर ओहदों पर खवातीन की तादाद को बढ़ाया जा सके, और ऐसे में पाकिस्तान में जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होने का एजाज भी हासिल है। बिल्कुल, और इस दिन की मुनासबत से कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 10 मार्च को ख़वातीन जजेस का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी इदारे के मुताबिक दुनिया भर की अदलिया में ख़वातीन को वो मुकाम नहीं मिला जिसकी न सिर्फ वो हकदार हैं बल्कि निज़ाम में इनका ना होना खला भी पैदा करता है और सिनफी इम्तियाज भी। इस दिन के मनाने का मकसद आगाही पैदा करना है कि ख़वातीन को भी अदलिया में आला ओहदों पर सिनफी इम्तियाज के बगैर काम के मौके मिलने चाहिए। पाकिस्तान में ख़वातीन वकालत के शोबे में अपनी सलाहियत को मनवा रही हैं, लेकिन अब वो मुंसफी के ओहदे पर भी अपनी खिदमात दे रही हैं। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि अदलिया समेत तमाम शोबों में सिनफी बैलेंस की हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि मर्द व ख़वातीन ख़वा कितने ही हमहयाल क्यों ना हो, वो मुख्तलिफ मामलात को मुख्तलिफ तनाज़ुर में देखते हैं। चलें जी, रिपोर्ट आपने देखी और इस पर आज हम मजीद बात भी करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जजेस का ये आलमी दिन, ख़वातीन जजेस का आलमी दिन, इसमें जिस तरह की हमने रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की और इसमें जस्टिस आयशा मलिक इस ताज़ा हवा का झोंका जो एक जुमला इस्तेमाल किया गया रिपोर्ट में, बड़ा खूबसूरत वो जुमला था, वाकई ताज़ा हवा का झोंका है। तो आज हम इस पर मजीद बात भी करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं और इसमें इस्लाह भी कीजिएगा कि खातून हो या मर्द हो, फैसला सोच से तो नहीं करना, फैसला तो किताब से करना है, फैसला तो बाय लॉ करना है नासर साहिबा। तो उसमें क्या ये कहना दुरुस्त है कि खवातीन, ठीक है खवातीन की इंपॉर्टेंस हर सेक्टर में हर शोबे में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉ तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि वो तो फैसला कानून के तहत किया जाएगा, उसमें जेंडर का क्या रोल है? आपकी आवाज मुझे सही आ नहीं रही, पर क्या सवाल आपका ये है कि खवातीन को आना चाहिए अदलिया में? अब तो बहुत आती है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट है 1964 का, उसके मुताबिक हर जिले में कम से कम 2 खवातीन होंगी फैमिली कोर्ट में, और अब हैं, और बहुत सारी और भी हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी अदालतें हैं सिविल कोर्ट्स, वहाँ पे खवातीन की हिरासानी काफी होती है, क्योंकि वकील चाहते हैं कि जिस शोबे में वो नुमाया है हर खुद, उस शोबे में खवातीन जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर बने तो वो उनको उस तरह की इज्जत नहीं देते जैसे देनी चाहिए। तो अगर वो ऑम्बड्स पर्सन के सामने जाए कि हमें हिरासानी हो रही है, तो वो भी एक बात मायूब सी है कि एक खातून जज जो है वो ऑम्बड्समैन या ऑफिसर के पास क्यों जा रही है। लेकिन थोड़ा सा हमने रवैयों में तब्दीली, जस्टिस हसन साहिबा शायद कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम आपसे आपकी गुफ्तगू दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। और एनीवेज जिस तरह से जैसे बात कर रही थी और हमें आगाह कर रही थी कि पाकिस्तान में इस पर खासा काम किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि मर्दों के शाना बशाना जो खवातीन हैं वो भी इस तरह से अपना रोल अदा करती रहे। क्योंकि जरिए हम ये तो देखते हैं कि कुछ ऐसे केसेस जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रेप केस है अगर, या कोई ऐसा केस है जिसमें खातून को हरासमेंट का सामना करना पड़े या खातून जो है विक्टिम है, वो हो सकता है एक खातून वकील तो कर ले, उस वकील के पास तो चली जाए, लेकिन जब वो मामला अदालत में जाता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पे अगर जज एक मर्द है तो शायद वो खातून उतना कंफर्टेबल नहीं होगी। और जो सवाल, जिस तरह के सवाल पे हमारे कानून की वजह से किए जाते हैं, जो हालात की वजह से किए जाते हैं ऐसे केसेस में, तो उसमें वो खातून अनकंफर्टेबल महसूस करती है। लेकिन अगर एक खातून वकील होगी, साथ एक खातून जज होगी, स्टाफ खवातीन का होगा, उस खातून के लिए उन मामलात को एक्सप्रेस करना आसान होगा। जो उस पर जुल्म हुआ, जो उसने बर्दाश्त किया, एक्सप्रेस करना उसके लिए आसान होगा। तो ऐसे केसेस में तो बिलखुसूस मैं कहूँगा कि खवातीन जजेस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बात फैसला साजी की है तो उसमें मेरी अपनी एक राय है, वो राय ये है कि उसमें जेंडर का रोल नहीं है। उसमें ज़ाहिर है बाय बुक जो है वो डिसीजन है, बाय लॉ डिसीजन है। उसमें ये तो हो नहीं सकता कि अगर कानून कह रहा है कि ये डिसीजन आप नहीं लेना तो खातून अलग डिसीजन लेगी, एक मर्द अलग डिसीजन लेगा। उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं कि उसमें हालात, एटमॉस्फेयर वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उसमें खातून का होना खासा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हम खातून की इंपॉर्टेंसी की बात करें तो वहीं पर बहुत सारे और अहम मामलात हैं, उन पर भी हम लोग रोशनी डालेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे।
आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज हम एक रवैये की बात करेंगे। उस रवैये की बात करेंगे जिससे बहुत से लोग बिलखुसूस ख़वातीन परेशान हो जाती हैं। एक इससे पहले कि डिटेल में जाएं, ज़रिया आपसे भी एक सवाल करते हैं। ज़रिया, कभी ऐसा होता है किसी मॉल में कहीं शॉपिंग करने आप गई हो, कहीं खाना खाने आप गई हो, किसी ऐसी जगह गई हो जहाँ गैदरिंग हो और वहाँ कुछ फैन मूवमेंट्स हो जिसमें किसी ने कहा कि आई वांट टू हैव अ पिक्चर विद यू, और वो साथ खड़ा हो और आपके साथ थोड़ा टच हो जाए या आपकी एक पर्सनल एक स्पेस है उसको ब्रीच करे? इट हैपेंस मेनी टाइम्स शोएब, जब आप कहीं पे भी जाते हैं और एक जेस्चर ये होता है कि आप बस अपना थोड़ा सा लीनियंट होके आप किसी के साथ पिक्चर ले लें, लेकिन वहां पर लोगों की कोशिश होती है कि आपके साथ वो जितना ज्यादा जोड़कर तस्वीर लेना तो वो ज्यादा होता है, फिर आप पीछे होना। डेफिनेटली इट हैपेंस। अब इसमें ज़रिया आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा अमूमन तौर पर तो यही होता है कि मैं थोड़ा सा इस तरीके से देखती हूँ और दिखाती हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, या फिर मैं अनॉय होकर थोड़ा निकल जाती हूँ। बड़ा अच्छा। इसके साथ साथ मैं कहूँगा जो उस वक्त जो और लोग साथ मौजूद होते हैं, यानी ज़रिया आपका कोई अगर कोलीग उस वक्त मौजूद है, कोई और फ्रेंड साथ मौजूद है, जिम्मेदारी उसकी भी है कि वो उस शख्स को एक स्टॉप कॉल दे, एक शट अप कॉल दे कि भाईजान ये एक स्पेस जिसे आप ब्रीच करें। ये मैंने इतनी तो उम्मीद क्यों बांधी, एक वीडियो भी अभी आपको साइड विंडो में दिखा रहे हैं, महविश हयात की वीडियो। महविश हयात पाकिस्तान का फ़ख्र है। महविश हयात बड़ा हम सब उनको एडमायर करते हैं। क्या ज़बरदस्त अदाकारा हैं वो, क्या ज़बरदस्त वो गुफ्तगू करती हैं और क्या ज़बरदस्त वो बात करती हैं। एक जगह पर वो मौजूद थी और एक साहब ने तस्वीर लेने के लिए उनके बगल में हाथ डालने की कोशिश की, उनके साथ जो मौजूद शख्स था उसने उस हाथ को पीछे किया। तो महविश हयात ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि इट वाज अ काइंड ऑफ अ हैरेसमेंट जिससे मुझे महफूज रखा गया है। तो ये हमने जो तुमहीद भी बांधी और ये वीडियो भी शेयर कर रहे हैं आपसे, ये हम सबको इस्लाह भी करनी है
कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिसको हम ड्रामों में, फिल्म में या किसी भी वेब सीरीज में किसी जगह पर देखते हैं कि अगर वो किसी कोलीग के साथ, किसी एक्टर के साथ इतना कंफर्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे सीन्स करती है जिसमें वो अगर साथ भी खड़े हैं और कुछ उनके ऐसे सीन्स हैं जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो शायद अगर ऐसी है टीवी कि में इस तरह से है हाँ। तो मे बी आम जिंदगी में भी इनको थोड़ा सा इस पर कोई एतराज नहीं होता होगा, लेकिन एतराज होता है। आपने सामने वाले की जो हुदूद और क़यूद है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। और जहां पर आपने महविश का जिक्र किया और अब सवाल जब मुझसे कर रहे थे तो मेरे जहन में भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद है कि वाकई हमारे जो मेल कलीग्स होते हैं उनकी सपोर्ट हमें इस तरह के मामला सिक्योर करती है। अक्सर औकात मैंने शुएब के साथ बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में इवेंट्स होस्ट किए हैं तो वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। शहजाद खान, बड़ा मौका मिला शहजाद के साथ भी मुझे काम करने में। शहजाद बहुत अच्छे होस्ट और वो भी अपने फीमेल कलीग का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। जिम्मेदारी के जरिए एग्जैक्टली, ये एक जिम्मेदारी है। अहमद बट अभी रिसेंटली उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो ये एक जेस्चर होता है कि आप वहां पर अपने फीमेल कलीग की रिस्पेक्ट के एलिमेंट को देख रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई दूसरा आके हैरास ना कर सके। तो कोशिश आप लोगों ने भी यही करनी है। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत जरूरी था कि इस पर आज हम बात करें कि कोई अदाकार, कोई सिंगर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई खातून जिसके साथ आप पिक्चर लेना चाहते हैं, और समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि इवन शादी ब्याह में भी अगर कजन्स हैं या फ्रेंड्स हैं और आप अगर साथ पिक्चर ले रहे हैं तो प्लीज आप ये जरूर देखिए कि आपके इतने क्लोज होने से वो अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा। तो प्लीज इसका बहुत ख्याल और रखिए। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जिनमें माहिरा खान भी हैं, सबा कमर भी हैं, जब भी ये लोग अपनी फिल्म या मूवी की प्रमोशन के लिए बाहर निकलती हैं हमने देखा है माशाल्लाह पूरे एक मशरक़ी लिबास में हमने नहीं देखा है, शलवार कमीज में या फ्रॉक के साथ या किसी और ईस्टर्न अटायर के साथ। तो जब ये लोग ये सोचकर बाहर निकलते हैं कि हमारी कौम जो है वो किस किस्म का लिबास देखना और पहनना पसंद करती है तो ये आप लोगों के लिए उस किस्म का लिबास पहन के निकलती हैं। वरना यूं कह लीजिए कि पैंट शर्ट पहनना या टॉप कैरी करना या जीन्स या कुछ कैरी करना ये बहुत कम हमें जगहों पर देखने को मिले कि किसी पब्लिक प्लेस पे वो इस तरह का लिबास पहने। अदरवाइज वो आप लोगों के इसको कहते हैं ना कि जज्बात को ठेस ना पहुंचे इसलिए वो इस किस्म का लिबास पहनते हैं। तो जब वो इस किस्म के लिबास के साथ आपके दरमियान उतरती हैं तो आप पर भी पूरी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी जो उनकी यूं कह लीजिए स्पेस है उसको ब्रीच ना करें। और ब्रीच मत इसमें करें। कुछ कोताही और कुछ गलती फोटोग्राफर से भी होती है। आई एम रियली सॉरी टू से, जब आप ये कहते हैं कि प्लीज क्लोज हो जाइए, भाईजान प्लीज ये ना कीजिए कि क्लोज होके खड़े हो जाएं। भाई अगर उनके दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है तो आप क्यों उन्हें कह रहे हैं कि आप क्लोज होकर खड़े हो जाइए। इवन ग्रुप फोटोज में कहा जाता है आप करीब हो जाइए। भाई क्यों? वो जिस तरह खड़े हैं एक स्पेस क्रिएट करके आप उसमें पिक्चर लीजिए। आप मत कहा कीजिए कि क्लोज हो जाइए, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली हुआ है जरिए आपके, वो कहते हैं क्लोज हो जाओ। भाई क्यों क्लोज हो जाओ? होता तो है, लेकिन अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक पिक्चर का पिक्चर अच्छी आ जाए घर बर्बाद हो जाए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नहीं फिर आपने पता क्या करना है नेक्स्ट टाइम आपने अगर तो आपको लगता है ना ग्रुप बड़ा है फिर आप अपने लिए जगह कोई और रास्ता इख्तियार कर ले। नहीं, मैं लाइटर नोट पे बात करूं कि जनरली, क्योंकि देखें हमारा फैमिली सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि अगर किसी की इस तरह पिक्चर आए जो उस वक्त पिक्चर तो अच्छी लग रही होती है, बाद में कहते हैं आप खामा ज्यादा क्लोज हो गए थे, चक्कर क्या है भाईजान, तो इसलिए मामला खराब भी हो जाते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि अब बात महविश हयात की हो रही है तो एक और मामला भी आजकल है जो कि इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे खासा उस पर डिस्कशन हो रही है। और वो मामला स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ कि एक मॉडल ने एक पोस्ट की और उन्होंने कहा कि एक अदाकारा ने उन्हें कहा है 2 टके की मॉडल। उस पर खासी बहस स्टार्ट हो गई। फिर लोगों ने एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया कि किस अदाकारा की ये बात कर रही हैं। तो उस पर लोगों ने नाम लिया सना जावेद का। उन्होंने कहा जी ये सना जावेद साहिबा हैं। अब देखिए मुझे नहीं पता कि मामला क्या था, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको जो मामला रिपोर्ट हुआ, जिस तरह मामला उस मॉडल की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि एक जगह पे इन्होंने मुझे इस तरह से कहा, और उसके बाद फिर और भी कुछ आर्टिस्ट थे जिन्होंने कहा कि अच्छा हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक स्टाइलिस्ट है, उन्होंने कहा कि हमें तो बाकायदा एक तरह से यरगमाल बना लिया गया। एक दफ़ा जब हम दुबई में मौजूद थे और उनका मेकअप करना था, वो लेट हो गई और उन्होंने हमें कहा जी पहले मेरा मेकअप करो उसके बाद यहाँ से जाओगे। तो वो थोड़ा सना जावेद के हवाले से मैं कहूँगा कि उनके सितारे गर्दिश कर रहे हैं, या तो कि लोग खासा उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हालांकि पर्सनली जो हम तो ज़रा उन्हें उस स्क्रीन पर देखते हैं और मैंने उनके इंटरव्यूज भी चूंकि किए हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत ही डिफरेंट है। बड़ी मुझे तो हम्बल लगी, खूबसूरत भी बहुत है, अदाकारा भी बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कहीं पर ये एलिमेंट आया हो। तो चूंकि अभी मामला उठा है तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी हैं आप, खासे लोग आपको पसंद करते हैं, तो अगर ऐसा कोई मामला
मामला खुदा ना खास्ता हुआ है तो ज़रूर उस मॉडल से या उन स्टाइलिस्ट से आप ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत एडमायर करते हैं सना आपको, आप इतनी प्यारी हैं, काम इतना अच्छा करते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे से जो वाक़यात हो जाते हैं ना वो डैमेज करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, लेकिन शायद इसमें ना एक चीज ये भी होती है कि इंसान हर बार भी हर मौके पर एक जैसी कैफियत में नहीं होता। नहीं, लेकिन बाज़ ज़रिए आप औक़ात ये कह देना किसी को 2 टके की नहीं, मॉडल वो अगर बात कहा आपकी है ठीक है, तो, नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर आपने ये किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए तो आप उससे माफी मांग सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि माफी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं इसके बारे में एक नॉर्मल बात ये कर रही हूँ कि बाज़-औक़ात इंसान किसी ऐसी ज़हनी कैफियत में नहीं होता कि बाज़-औक़ात उसको नहीं पता चलता कि वो किसी पर कह दे कि ये किस तरह के बाल आपने बना दिए, क्या कर दिया, क्योंकि आप उस मूड में नहीं होते। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर उसका आपके साथ अगर 30 दिनों का एक्सपीरियंस अच्छा है और 31वें दिन आके ये मामला हो गया, तो मेरे ख्याल से आपको वहां पे भी दरगुजर करना चाहिए और खुद से पहल कर लें अगर आपको रियलाइज हो गया कि मैंने गलती कर ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, इस पर हमने बात की, आज अब जरा बढ़ते हैं आगे। आज एक अहम दिन है और वो दिन है जनाब वर्ल्ड किडनी डे, और ये जो सेगमेंट है बिलखुसूस स्कॉटमैन फार्मा के ताउन से पेश किया जा रहा है। और जब हम बात किडनी हेल्थ की कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है कि आप अपने गुर्दों की सेहत की बात करें, कितना अहम है ये कि आप में ये आगाही हो कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी किडनीज मुतासर होती हैं, और जब किडनीज मुतासर होती हैं फिर क्या मामला ऐसे हैं कि हम किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं। तो इस सब मामले पर आज हम डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देन वी हैव अ गेस्ट और हम डिस्कस करेंगे। मेरी ज़मीन पर 20 साल से नाजायज़ कब्ज़ा हुआ हुआ है। छोड़िए जी, इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ये नाउमीदी परेशान कुन है, मगर बरहक भी। इस नाउमीदी की तारीकी में शायद उम्मीद की एक किरण पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल की सूरत में नजर आती है, और दिल ये मानने को तैयार भी है कि अब कुछ होगा। हुकूमत पाकिस्तान का ई गवर्नेंस की जानिब एक इनकलाबी और तारीख साज कदम पाकिस्तान सिटीजन्स पोर्टल। सिटीजन्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए सिटीजन्स पोर्टल की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आसानी के साथ रजिस्टर करें और मुतल्लिका महकमे की कैटेगरी में अपनी शिकायत और उससे मुंसलिक तफसील दर्ज करें। मुतल्लिका अफसरान आपकी शिकायत को कानून के ऐन मुताबिक बगैर किसी सिफारिश या फीस के हम वक्त हल करने के पाबंद होंगे। ताहम कुछ शिकायत ज़रूर ऐसी हैं जिनका अजाला पोर्टल पर मुमकिन नहीं। अदालती मामलात, घरेलू नाचाकियों से मुतल्लिक मामलात, महकमे में पोस्टिंग, सीनियरिटी और दीगर सर्विस रिलेटेड मामलात का हल पोर्टल पर मुमकिन नहीं है। सिटीजन्स पोर्टल की निगरानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी प्राइम मिनिस्टर्स परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट की एक काबिल टीम देखती है, जो कि पोर्टल के अंदर पब्लिक सर्विस डिलीवरी और एहतसाब के अमल को यकीनी बनाती है। सिटीजन पोर्टल को आवाम की आवाज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसने कई लोगों को उनके हक दिलवाए। आज सिटीजन पोर्टल पर 40 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, जो कि पोर्टल की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। याद रखें कि कोई भी चीज़ एक दिन में तब्दील नहीं होती, लेकिन चलते रहने का नाम ही सफ़र है। अपने इस इख्तियार को हकीकी मायनों में इस्तेमाल करें और कुछ नहीं होगा वाली इस सोच को अपने अमल और अपनी सोच दोनों से शिकस्त दें, और यकीन रखें कि अब के बाद कुछ ज़रूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसा लगा मेरा मजाक? रिपोर्ट नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, बात तो करेंगे, जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। तो बात हम करें आज डे की है, किडनी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी, इस पर बात करते हैं। हर साल का एक थीम होता है, और इस साल का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर। आज इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नेफ्रोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर नौशीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कुछ स्टैट्स तो हम सब इस बारे में बात करते हैं कि अच्छा ये स्टैट्स दुनिया भर में इतने करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि साइलेंट किडनी डिजीज के साथ चल रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के अगर मुकाबले में मैं बात करूं तो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, आप लोगों ने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। आज वर्ल्ड किडनी डे है, गुर्दों का आलमी दिन है, और इस दिन हम एक नए
मोटिवेशन के साथ एक साल के लिए एक नया मोटिवेशन लेके चलते हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि पाकिस्तान गुर्दे की बीमारी के हवाले से कहाँ स्टैंड करता है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ी अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि तकरीबन 25,000 से 27,000 लोग गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला डेली बेस पे रोजाना की बुनियाद पर। जी, दिस इज बिग फिगर। और इसमें तकरीबन 90 से 93% जो WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो अपनी मुनासिब इलाज ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी के से हाथ धो बैठते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि ये कहा जाता है कि आज से 2 दहाइयों पहले ये 27वीं बड़ी वजह थी मौत की, और आज ये 7वीं बड़ी वजह है, और 2040 तक ये 5वीं बड़ी वजह हो जाएगी। अब 27वीं, 7वीं और 5वीं क्यों? इसका जो सबसे बड़ी वजह है वो है नॉलेज गैप। एक खला है जो कि हमारे पूरी दुनिया में लोगों को नहीं मालूम, एक डिफरेंस है, एक मिथ्स बहुत ज़्यादा है किडनी डिजीज़ के लिए। जैसे डायलिसिस किडनी डिजीज़ के लिए एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन लोग उसकी तरफ अप्रोच नहीं करते। वो किडनी डिजीज़ के 5 स्टेजेस होते हैं, लास्ट स्टेज इज़ द डायलिसिस डिपेंडेंसी स्टेज। अच्छा, लेकिन वो उसको भी नॉन डायलिसिस डिपेंडेंसी पे गुजारा करते हैं, और वो यानी कि अपनी लाइफ से हाथ तो धो बैठते हैं, लेकिन वो कभी भी डायलिसिस की ऑप्शन या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ प्रोसीड नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि मिथ्स हैं कि कभी आपका डायलिसिस हुआ तो आप फोत हो जाएंगे, फलां का डायलिसिस हुआ था उसको ये हो गया। तो बेसिकली हम सब ने, हमारा जो मेन मोटो है वो यही है कि हमने इसी खला को फिल करना है, हमने इसी ब्रिज को क्रॉस करना है। डॉक्टर साहब, डायलिसिस में ये बताइएगा, क्योंकि हमने देखा है पेशेंट काफ़ी तकलीफ में होता है इस मरहले से जिस वक्त वो गुजर रहा होता है। एक ऐसा मरीज जो कि गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है, उसको 1 महीने में या क्वार्टरली ये डायलिसिस का प्रोसीजर किस तरह से कंटिन्यूटी में होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत अहम है कि डायलिसिस बहुत स्मूथ, बहुत पेनलेस प्रोसीजर है। जैसे हम जिस्म में, आप अभी हम इस एज में हैं कि हमने यकीनन हर एक ने किसी न किसी मौके पे हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, कैनुला हम सब का पास हुआ है। हाँ जी। तो जैसे एक कैनुला हाथ की बारीक रग में पास किया जाता है, ऐसे ही लेंथ में एक लंबा कैनुला हमारी किसी एक मोटी रग में पास किया जाता है। लेकिन उसको पास करने के लिए पहले लोकल जगह पे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, सुन किया जाता है। तो वो एक सुई की चुभन होती है और उसके बाद वो लाइन डल जाती है। उसके बाद आपका जो खून की सफाई का अमल, जो एक आर्टिफिशियल मशीन जिसको डायलिसिस मशीन कहा जाता है, वो जब कर रही होती है तो खून जब आपके अंदर से निकल के उस मशीन में जाता है और फिल्टर होके साफ होके दोबारा आपके जिस्म में आता है, तो ये एक टोटली पेनलेस प्रोसीजर है। अच्छा, ये जानना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि देखिए, आपने जैसे प्रोसीजर बताया है ना, आपके साथ जो बॉडी का कनेक्शन है या जो भी आप क्या कहते हैं इक्विपमेंट यूज कर रही हैं, उसमें सिर्फ एक नीडल है, एक कैनोला है, दैट्स इट। वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। देखिए, जब हम डायलिसिस बात करते हैं कि पेशेंट के किडनी फेलियर है, और ये क्रॉनिक किडनी फेलियर लीडिंग टू एंड स्टेज रीनल डिजीज है कि किडनीज टोटली बर्नट आउट हैं, वो मजीद अपना काम नहीं कर सकती, तो तब हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप खून की सफाई वक्तन फवक्तन एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली कराते रहें, या फिर आप गुर्दे की तब्दीली, गुर्दे की पेवंदकारी, किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ प्रोसीड करें। पाकिस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट में कितना आगे बढ़ पा रहे हैं हम, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन एक खासा चैलेंजिंग रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, जो पाकिस्तान में लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट है ये बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली प्रोग्रेस कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे यहाँ पे हंड्रेड्स में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और वो बहुत फ्रूटफुली सक्सेसफुल है। स्टेट लेवल पर भी आई मीन हो रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में? जी। और अब जो हमारे पास हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, उसकी वजह से भी एंटरटेन किया जा रहा है। जी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये बोलूंगी कि कई लोगों को अभी भी क्वेश्चंस हैं कि क्या ये हो रहा है, क्या ये नहीं हो रहा। अभी देखिए ना, एक प्राइवेट सेक्टर से डॉक्टर साहिबा हैं और वो खुद बता रही हैं कि जो गवर्नमेंट ने कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, उस पर भी आप ये डायलिसिस करवा सकते हैं, जैसे कि हमने भी आप लोगों को अपडेट किया था। इवन शी इज टॉकिंग अबाउट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन वो सिर्फ केपी की हद तक है आई थिंक, बट एटलीस्ट कहीं स्टार्ट तो हुआ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने फर्स्ट स्टेप लेना है, इनिशिएटिव लेना है। इट हैज बीन टेकन,
और इंशाल्लाह वी विल प्रोग्रेस। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो गुर्दों की बीमारी है इनकी बेसिक्स क्या है, बुनियादी वजह क्या है कि अगर आपको ये एलिमेंट्स हैं या फिर इस तरह की आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो आप गुर्दों की आर्जी की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं? देखिए, जो गुर्दे की तकलीफ है ना, गुर्दे बुनियादी तौर पे दो तरह से मुतासर होते हैं। या तो उनके अंदरूनी कोई बीमारी, कोई वजह होती है, या फिर हमारी जिस्म की बाकी बीमारियां उन पे असरअंदाज करती हैं, क्योंकि गुर्दे हमारी बॉडी का फिल्टर प्लांट है, छलनी का काम करते हैं। ठीक है, तो अब आजकल जैसा हमारा मुल्क में हर चौथा बंदा जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली डायबिटीज़ का शिकार है। तो डायबिटीज़ जो हमारे गुर्दों को मुतासर करती है, इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो ये भी असरअंदाज करती है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बीमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से गुर्दे को मुतासर करती है। पथरियों की बीमारी, गुर्दे में मुख्तलिफ किस्म की पथरियाँ बनती हैं, वो गुर्दों को मुतासर करती हैं। इसी तरह अब गुर्दे की अंदरूनी कई बीमारियां ऐसी हैं जैसे जिनको मोस्ट कॉमनली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखना होता है कि आप गुर्दे की बीमारी के क्या अलामात हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं। उसमें जो बुनियादी हैं, आपने ये देखना है कि आपके अगर किसी के कोई आपको कंप्लेन करता है कि मेरे पाँव पे सोजन आना शुरू हो गई है, मेरे पाँव पे सोजन होती है, मैं सुबह सो के उठता हूँ चेहरे पे सोजन होती है, या मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, भूख में कमी हो रही है या भूख बिल्कुल नहीं लग रही, दिल मैला हो रहा है, मतली हो रही है, कभी कभार उल्टी हो जाती है, ठीक है, पेशाब में कमी हो रही है, या फिर पेशाब बार बार आ रहा है लेकिन थोड़ा आ रहा है, तो ये कुछ बेसिक अलामात हैं। कमज़ोरी, नकाहत है। इवन के जब बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं तो पूरे जिस्म पे ख़ारिश का होना शुरू हो जाता है। तो बजाय इसके कि उस वक्त हम किसी डर्माटोलॉजिस्ट को बताएं, हम किसी यानी कि सिंपल हकीमिक मेडिकेशंस लें कि हमारी भूख का इलाज हो जाए, तो वी मस्ट सीक द अटेंडेंस ऑफ द नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी का बेसिक टेस्ट क्या होता है जिससे मालूम होता है कि किडनी किस हद तक बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर रही है? एक्सीलेंट। जैसे हमारा एक सबको हमें पता है चेस्ट पेन होगा तो हमने ईसीजी करानी है। बिल्कुल। तो किडनी भी की भी कोई ना कोई ईसीजी होगी। तो ईसीजी फॉर द किडनी इज यूरिन आरई। ओके। यूरिन आरई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने 3 बुनियादी टेस्ट करने हैं। सबसे पहला आपने यूरिन आरई कर लेना, अपना पेशाब का सादा टेस्ट। उसमें देखा जाएगा कि क्या गॉड फॉरबिड आपके किडनी में से प्रोटीन खारिज हो रही है, ठीक है, या उसमें कोई खून तो नहीं ज़ाया हो रहा। आपके खून के टेस्ट होता है जिसे RFTs कहा जाता है, यूरिया और क्रेटिनिन कहा जाता है। ओके। आपको मालूम होना चाहिए नॉर्मल क्रेटिनिन कितना है, मेरा कहाँ पे है। और तीसरा टेस्ट होता है गुर्दों की शक्ल शुबात को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड। ठीक है। तो ये 3 बुनियादी टेस्ट हैं जो कि आज के ज़माने में हर 40 साल के बाद या डायबिटिक कोई पेशेंट है वो, या किसी की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, या वो ओबेसिटी का शिकार है, या वो एक क्रॉनिक स्मोकर है, तो उनको एनुअली बेस पे साल में कम से कम एक दफ़ा अपने ये 3 बुनियादी टेस्ट करके रूल आउट कर लेना चाहिए। ओके। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है और अभी किसी भी कंप्लेन के साथ डॉक्टर के पास जाएं तो वो ये जरा सवाल जरूर करता है, क्या आपने अपनी किडनीज का टेस्ट करवाया? स्वेलिंग हो तो भी पूछते हैं, सुन हो रहा हो कोई बॉडी पार्ट तो भी पूछते हैं, और जनरली भी। एक बात और, इससे पहले गुफ्तगू में आपने कहा ना डायबिटिक और हाइपरटेंशन, आपने ब्लड प्रेशर की बात की। अब इसमें 2 बातें मुझे समझाइएगा। एक ये कि अगर पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है, तो किडनी ज्यादा इफेक्ट हो रही है, या इस हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज के लिए जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, टॉकिंग अबाउट द मेडिकेशन, द अदर वन, द टैबलेट्स, उससे किडनीज पर ज्यादा असर हो रहा है? नहीं, देखिए ये तो एक बहुत सिंपल और क्लियर कट एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप हम सबको क्लियर करना है कि बीमारी आपके गुर्दे को मुतासर करती है। जब भी साइंटिफिकली कोई ड्रग प्रूवन होती है कि इट इज़ फॉर द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ और इट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, तो वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है कि इट इज़ हार्मलेस फॉर द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि जनरली कहा जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं या ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं तो आपकी इफेक्ट होती हैं। जी, इसीलिए बीइंग नेफ्रोलॉजिस्ट मैं यही हमेशा कहती हूँ अपने पेशेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि ओवर द काउंटर ड्रग्स, हकीमिक मेडिकेशंस, ओवर यूज़ ऑफ द पेन किलर्स, सर में दर्द है, अपने
कोई आज ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो हम पेन किलर्स ले रहते हैं, कैफ्लाम, आर्टिफेन, ब्रूफेन, सिनफ्लेक्स, पेनाडोल, ये हम बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। ये जरा जिसने आपने कहा Panadol, पेनाडोल, अब exactly. पेनाडोल इतनी कॉमन है, जरा सर में दर्द, कुछ जिसम भी में है दर्द, तो बुखार, आपके कुछ भी पास आपने Panadol पेनाडोल है। खा ली, तो ये पेनाडोल क्या किडनीज पर इफेक्ट करती है? देखिए पेनाडोल बेसिकली एनसेड नहीं है। Okay. कुछ ड्रग्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि स्पेसिफिकली किडनी को डैमेज करते हैं। तो हमें किस तरह से पता चलेगा डॉक्टर साहबा कि जब हम वो मेडिसिन ले रहे हैं या हम लेते रहे हैं, अब हम आके उसका इस्तेमाल बंद कर दें, कि हमें पता हो कि ये वाला इसमें फॉर्मूला यूज होता है और उसकी परसेंटेज देख के हम उसको किसी भी मेडिकल स्टोर तक लें खुद से जब हम मेडिकेशन करते हैं? तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। डेफिनेटली, ठीक है, यानी कि क्योंकि वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड है, उसको पता है कि आपको कौन सी ड्रग आपके लिए सूटेबल है। ऑन द अदर वे, अगर आप खुद से कोई लेना चाहते हैं तो पेनाडोल इज द सिंपलेस्ट ड्रग, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड फॉर द पेन कंट्रोल एंड इट्स नॉट हार्मफुल फॉर द किडनीज प्रोवाइडेड इट्स नॉट यूज्ड इन वेरी हाई डोजेस, almost 15 grams per day, so it's very quite high dose। बिल्कुल ठीक है। तो वो तब जाके किडनी को करती है, लेकिन जो हमारे सिंपल पेन किलर्स होते हैं वो, जिसमें मैंने पहले भी आपको नाम किए हैं, एंड आई रिपीट फॉर माय पब्लिक, फॉर माय एवरी पाकिस्तानी, एवरी पर्सन ऑन द अर्थ, जिनमें हमारे पास पेन किलर्स आर्टिफेन, सिनफ्लेक्स, ब्रूफेन, डिक्लोरान का इंजेक्शन, डिक्लोरान, ठीक है, ये पेन किलर्स हैं, आपने तब लेने हैं जब इनकी इमीडिएट कोई बहुत मस्ट इंडिकेशन है, और वो भी लेने के बाद कंडीशन में लगा है, क्योंकि स्टमक में जब आपको बहुत ज्यादा पेन होती है, तो क्योंकि आपको खुद भी महसूस नहीं हो रहा था कि तेजाबियत है, क्या मामला है, जिससे अल्सर भी डायग्नोज होता है, इस तरह की बीमारियां। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम गुर्दों की बीमारी की बात करते हैं तो कोई एज ब्रैकेट है इसमें? हम देखते हूँ कि इस उम्र के जो लोग हैं उनमें ज्यादा गुर्दों की बीमारियां पाई जाती हैं। देखिए, गुर्दे की जो बीमारी हैं उनको हमने एज वाइज भी कैटेगराइज किया होता ठीक है। उनकी एग्जाम होती हैं, कुछ गॉड फॉरबिड पैदाइशी होती हैं, ठीक है, वो इन्फेंटाइल बिल्कुल फर्स्ट ईयर ऑफ इवन के इंट्रा यूट्राइन एज में स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जो मोस्ट कॉमन फिर कुछ चाइल्डहुड की एज आती है, उसमें कुछ है जैसा IgA नेफ्रोपैथी है, यानी कि कोई गला ख़राब है उसकी वजह से इन किडनी इन्वॉल्व हो गया, वो बच्चों की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि हम 12 से 20 और 30 साल तक की उम्र में कैटेगराइज की हैं कि वहाँ पे उनका इंसिडेंस प्रेवलेंस उनकी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज के दौर में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये आपके किसी भी एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली 30 के बाद स्टार्ट है, तो इस वक्त ये वाला एज ग्रुप 30 के बाद आपने मोर विजिलेंट होना है फॉर योर किडनी हेल्थ। ओके, लास्टली बताएं, क्या विटामिन्स होता है किडनी हेल्थ में? विटामिन सी, विटामिन डी और फॉर दैट मैटर अदर विटामिन्स? देखिए, किडनी के अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं विटामिन डी की, तो किडनी का फंक्शन सिर्फ यूरिन बनाना नहीं है कि उसने पानी आपके जिस्म में से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया पेशाब की सूरत में। किडनी के बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शंस भी हैं। उसमें एक अहम काम उसका हमारे HP को कंट्रोल करना है, हमारा ब्लड की क्वांटिटी को। वो सिग्नल देता है हमारी बोन मैरो को कि आप ब्लड बनाएं, लेकिन जब किडनी वीक होंगे तो आपका ब्लड कम होगा, कम बनेगा, ठीक है। इसीलिए जब आप कभी बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने के साथ मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं थकावट महसूस करती हूँ और एकदम सांस फूलने लगता है, तो आप देखें कि आपका HP कैसा है। ठीक। दूसरा, किडनी का एक अहम फंक्शन है आपकी तेजाबियत को कंट्रोल करना, जिस्म की तेजाबियत को, एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करना। तीसरा, बॉडी में आपकी कैल्शियम को मेंटेन करना। अब वो ये कैल्शियम को कैसे मेंटेन करता है? अगेन वो डिफरेंट सिग्नल्स देता है, डिफरेंट हमारे ग्लैंड्स हैं उनको, तो यहाँ पे विटामिन डी का रोल आता है। विटामिन डी हमारी स्किन में बनती है, वहाँ से वो ट्रांसफ़र होके लिवर और फिर किडनी में जाती है और वहाँ पे वो एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसका मतलब है अगर किडनीज कमज़ोर तो हड्डियाँ भी कमज़ोर। जी, तो फिर हमने किडनी के इस फंक्शन को भी चेक करना है और उसको बैलेंस करना। यही कुदरत है कि आपका हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ इंटैक्ट है और आपने इसीलिए यूं कह लीजिए कि आपने एहतियात करनी है, क्योंकि ये मत समझिए कि आपके अगर गुर्दे में कोई ना कोई तकलीफ है तो उससे आप बाकी चीज़ों जो है वो मुतासिर नहीं होंगी, वो भी उससे मुतासिर होंगी। लिहाजा किसी भी बीमारी को आपने हल्का नहीं लेना और डॉक्टर से लाजमी रुजू करना है। और इसमें ज़ाहिर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना कि 3 बेसिक टेस्ट हैं आपने करवाने, 40 साल की उम्र से ज़्यादा है तो करवाने हैं,
डायबिटिक हैं तो लाजमी कराने, जिसमें यूरिन RE है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड है और एक ब्लड के आपने यूरिन क्रेटिनिन लेवल्स चेक करने होते हैं। इससे मालूम हो जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अगर शुरू में हो जाएगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि 5 स्टेजेस, और 5वीं स्टेज का मतलब तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सॉरी डायलिसिस है। तो पहली स्टेजेस में हो जाएगा तो बेहतरी है। रिवर्सेबल भी है अगर कुछ पहले स्टेजेस में है तो। जो बीमारी है वो बुनियादी तौर पे हम उसको 2 ग्रुप्स में करते हैं। अच्छा। कि एक को हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी और एक को कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक। क्रॉनिक हम कहते हैं कि जब उसके स्ट्रक्चर में, किडनी के स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में जो खराबी है वो 3 माह से ज्यादा परसिस्ट करे। ठीक है। तो जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो अनफॉर्चुनेटली रिवर्सिबल नहीं होती, लेकिन वी कैन पुट अ हॉल्ट टू इट। बिल्कुल ठीक है, उसे वहीं रोका जा सकता है, इसलिए दुरुस्त और बरवक्त तशखीस बहुत ज्यादा अहम है। ये आज का स्पेशल सेगमेंट था, स्कॉटलैंड फार्मा के ताउन से पेश किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी यहाँ पर। हम बात किडनी हेल्थ की कर रहे थे आज के दिन की मुनासबत से भी, और ये बहुत अहम है हम सबके लिए जानना कि आज का तो थीम भी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर, कि हम सबको ये मालूम हो कैसे अपने जो गुर्दे हैं उनको, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है, उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। A ग्रेड उनका तब आएगा जब आप उसका ख्याल रखेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रखिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आ चुके हैं अपने लाउंज में अपने नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। बल्कि यूं कहते हैं मौजू नया तो नहीं, मौजू भी पुराना, गुफ्तगू पहले भी बहुत हुई, लेकिन बार बार इसलिए करना ज़रूरी कि जितनी गुफ्तगू हुई वो नाकाफ़ी है। मसला बड़ा है, ये परेशानी ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है। ये बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां 22 करोड़ से तजावुज़ कर रही है हमारी आबादी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां हम बात ही नहीं कर रहे माँ की सेहत की, हम इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं माँ की सेहत को, इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं कौमी सेहत को, हम इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं उस शख्सियत की सेहत को जो घर की सरबराह है। हम नज़रअंदाज कर रहे हैं उसकी सेहत को जिसने उस घर को आगे बढ़ाना है, माशरे को आगे बढ़ाना है। गुजरा है अभी अभी हैप्पी वुमेंस डे। हम बात ख़वातीन की तो करते हैं, उनकी तरक्की की भी करते हैं, हम बात उनको मजबूत बनाने की भी करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई अमली तौर पर कदम भी उठा रहे हैं? क्या हम वाकई एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज अ स्टेट उस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी माँ मजबूत हो रही है, हमारी खातून मजबूत हो रही है, हमारी औरत मजबूत हो रही है? नहीं, सेहत के एतबार से बात मैं कर रहा हूँ। सेहतमंद मुआशरा होगा तो तरक्की की राहों पर चलना आसान होगा। इकॉनमी में हम बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे जब हम कौमी सेहत के मसले से लड़ जाएंगे। तो अब ये बात हम पॉपुलेशन कंट्रोल की कर रहे हैं और इस पर हम कोशिश ये करते हैं कि हर हफ्ते इस पर बात करें, एक नई डायमेंशन से बात करें, जिस पर एक मामला ज़रूर हम उठाते हैं और वो है कौमी सेहत का मामला, कि बढ़ती आबादी से कौमी सेहत जो है ना उसको ख़तरा लाहक है। तो आज हमें ज्वाइन किया DG पॉपुलेशन प्रोग्राम विंग डॉक्टर सबीना दुरानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब आप बात भी हम करते हैं और इस पर कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है इसलिए ज़्यादा बात करते हैं कि चाहे एक स्टेप लिया जाए, चाहे बारिश का एक कतरा ही क्यों ना हो, लेकिन हमें ये कतरे बढ़ाने हैं ताकि हम एक कौमी सेहत की तरफ अपने स्टेप्स ले सकें। थोड़ा सा आज गाइड कीजिएगा। कुछ ऐसे कपल्स, कुछ ऐसी ख़वातीन से मुतालिक हम अक्सर ये देखते भी हैं, गैप नहीं होता, यानी एक बच्चा फिर गैप नहीं है, दूसरा बच्चा, उसके बाद समटाइम्स ये होता है कि खातून की सेहत इतनी ज़्यादा मुतासर हो जाती है कि वाकई वो गायनेकोलॉजिस्ट कहती है कि बीबी अगर अगली बार आपने कंसीव किया तो आपकी जान जा सकती है। ये जो ये डिलीवरी भी हुई है ये एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ हुई है। जी बिल्कुल। पॉपुलेशन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जो इसका फ़र्क, जो इसका असर होता है, सबसे पहले माँ होती है। बिल्कुल। और माँ के बाद फिर उसका बच्चा होता है। अगर हम इसको थोड़ा अनवाइंड करें, थोड़ा इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करें, जो माँ होती है, अगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि हर साल 11,000 से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी ज़चगी के वजह से उनकी अमवात हो जाती है। प्रेगनेंसी जो है तो ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। लेकिन उसके बावजूद हमारी 11,000 की ख़वातीन जो है वो जान से हाथ धो लेती हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? क्या उनमें समझ नहीं है?
क्या हमारे पास वसाइल नहीं है, डॉक्टर नहीं है? अगर हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा खोल के देखेंगे तो नंबर 1 ये होता है कि एक तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमने बहुत ज़्यादा बच्चों को हम ये समझ रहे होते हैं कि जी जितने ज़्यादा बच्चे हैं जितने ज़्यादा वो हमारे हाथ पांव होते जा रहे हैं। हालांकि वो हमारे हाथ पांव तोड़ते जा रहे वो हैं। तोड़ते जा रहे हैं। हम लोग उसको कहते हैं कि जी जो गरीब बंदा है वो ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करेगा कि वो उसका एसेट है, उससे वो कमाई करेगा। वो ये नहीं सोच सकता या वो ये liability समझ है हो हाँ, जाएगी। कि वो 10 और बच्चे औलाद पैदा को तो ये करके सोच के मत पैदा करें कि वो आपकी कमाई का जरिया या आपका जरिया मुआश है। बिल्कुल, आपने उसको एक अच्छी जिंदगी देनी है, एक अच्छी तालीम देनी है। अगर आप उसको थोड़ा सा उसके अलावा ये देख ले कि आपके तकरीबन 40% आपके बच्चे स्टंटेड हैं, यानी आपके मेल नरिश्ड हैं, उनके पास खाने को मुतवाजिन ग़िज़ा नहीं है। उसकी सिर्फ ये वजह भी नहीं है, ये भी एक उसमें स्टेटमेंट होती है कि क्यों पाकिस्तान तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमें ग़िज़ा की क्या है, हम लोग तो यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। एक चीज़ होती है तालीम और उसके साथ होता है तरबियत भी होती है। ये तालीम और तरबियत मुझे अभी रिसेंटली, हम जब कहते हैं कि जब एक माँ है उसके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो एक माँ के लिए कैसे पॉसिबल होगा कि वो तमाम बच्चों को एक तरह से उसकी तरबियत भी कर सके, चाहे वो गरीब हो चाहे वो पैसे वाली हो। गरीब होगी तो उसके बच्चे मोहल्ले में फिरेंगे, अमीर होगी तो उसके वो नौकरों के हाथों पड़ेंगे। तो वो जो तरबियत का फुकदान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा देख लें, आप कॉलेजेस में जाएं, स्कूल्स में जाएं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाएं, आप हॉस्पिटल्स में जाएं। पहले जो होता था एक टीचर होती थी, उसके लिए 10, 12, 15 बच्चे होते थे। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम पे इंडिविजुअल टीचर हमें जानती थी कि जी ये है और उसके साथ एक हमारी एक इंटरेक्शन हो रही होती है, कनेक्टिविटी थी। एग्जैक्टली। अब आजकल के जमाने में एक टीचर होती है, उसके 40 बच्चे और 4 सेक्शंस हैं क्लास के। एग्जैक्टली। तो उसके लिए वो इंडिविजुअल उसको करवाना, तो वो तालीम तो दे रही है लेकिन तरबियत उसको वो बिल्कुल भी नहीं दे पा रही। आप हॉस्पिटल में आ जाए, हम कहते हैं कि जी बाहर की दुनिया में एक नर्स होती है वो 3 या 4 मरीज को देख रही होती है। हमारी यहाँ पे एक बेचारी नर्स, वहाँ पे पूरा का पूरा वार्ड होता है, 50-100 बंदा होता है। तो उसके लिए कैसे ये पॉसिबल होता है? बिल्कुल ऐसे तो है। अगर आप ये देखिए, अगर और इसको थोड़ा सा और जिस तरीके से हमारे वसाइल कम होते जा रहे हैं, हमारी आबादी जिस बेहंगम तरीके से बढ़ती जा रही है, इस टाइम पे हम पाकिस्तान की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं। और अगर ये वाले हालात रहे तो कुछ सालों में एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। जगह तो वही ये है, सियासी बयान तो नहीं था। नया पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कि आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, क्योंकि हम तमाम पिछले दिनों में देख रही थी कि 1970 में अगर हम अपना मुवाजना करें इंडिया के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, इन सब में हम 1970 से लेके ग्रोथ में, हम बढ़ती हुई आबादी में हम सब पे नंबर 1 पर हैं। अगर हम इकोनॉमी में देख लें तो शुरू में 1970 में हमारी इकोनॉमी आसपास उनके ही थी, लेकिन आज जो है हम उनमें ये तीनों ममालिक जो है हमसे ऊपर जा चुके हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, एंड दैट इज द रीजन कि हम इसको ज्यादा डिस्कस इसमें हम ये भी कहेंगे कि हमें वसाइल से भरपूर नया पाकिस्तान बनाना है, मसाइल से भरपूर नया पाकिस्तान नहीं बनाना। डॉक्टर साहबा, आपने अभी जब गुफ्तगू करी थी, आपने कहा ना कि 11,000 खवातीन ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हम कम उम्री में बच्चों की शादी कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तासुर दिया जाता है कि अगर तुमने ये 22 से 25 के ब्रैकेट में शादी नहीं की तो बेबी कंसीव करने में तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी। जरा जो ये मिथ है या जो साइंटिफिकली जो मामलात हैं उसको थोड़ा सा गाइड कीजिए। ये भी बिल्कुल जी, हमारी कम उम्र में शादी चले, इसीलिए तो हम ज्यादा उस पे जो जोर देते हैं कि जी बच्ची की एजुकेशन होनी चाहिए। जब हम बच्ची को एजुकेशन की तरफ नहीं लाते हैं तो वो माँ बाप के लिए एक लाइबिलिटी होती है, और वो कहते हैं कि जी 12-13 साल में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उसकी शादी वो करवा लेते हैं। अब 12-13 साल जो रिप्रोडक्टिव एज है, जब इसकी वो जैसे ही सन बलूगत को पहुंचती है और 15 से लेके आपके 49 ईयर्स ऑफ एज, उसमें उनके वो पीरियड बहुत लंबा होता है और उसमें उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
एक तो सन कम उम्री की शादी में, और ठीक। फिर वो उसके बाद रिपीटेड प्रेगनेंसी में है, बिल्कुल। जब उसमें आपका गैप नहीं होता। बिल्कुल, तो उससे अभी मसाइल माँ बढ़ते हैं। की सेहत इस काबिल ही नहीं होती कि वो एक दूसरे बच्चे की उसमें चली जाती है, तो वो उस बच्चे में जब मैं खुद प्रैक्टिस करती थी किसी ज़माने में, मैंने ये देखा था कि एक ख़वातीन आती थी 40-40, 50-50 साल की उम्र में, और वो उनके बच्चे हो रहे होते थे, और ज़्यादातर उनकी अमवात उसमें भी हो जाती थी, क्योंकि वो गांव में होती थी, वहाँ पे एक दाई के साथ, एक अनट्रेन्ड लोगों के साथ वो उसको डील कर रहे होते थे, तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा ही वो हो जाता था, तो उसमें मर जाती थी। तो हाँ, जो आपका वल्नरेबल एज है, वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड। ओके, बिल्कुल ठीक है। ना कम उम्र की शादी और ना कम उम्र में ज्यादा। कंसीव, और ना फिर अगर एज ब्रैकेट बढ़ जाए तो बस क्योंकि वक्त है। मैं एक सवाल बस और मैं आपसे करना चाह रहा था, इससे पहले जब हमने डिस्कशन की थी 2 वीक्स बैक, तो हमने ये बात भी की थी कि हम खवातीन से मुताल्लिक तो ये बात करते हैं कि बच्चे अगर 2-3 हो गए तो वो जिसमें यूट्रस रिमूव करवा देती हैं, कि या ऐसे कोई प्रोसीजर करवाते हैं कि वो दोबारा से माँ ना बने और बच्चा पैदा ना करें। इसी मामले पर हम मर्दों के हवाले से कहाँ पर खड़े हैं कि मर्द का ऐसा प्रोसीजर किया जाए, ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि कंसीव ना करे फिर खातून? जी बिल्कुल, हमारे पास जहाँ पे जो परमानेंट जो मुकम्मल उसका बच्चे बंद कराने का जरिया जो होते लड़के आदमी के लिए भी औरत के लिए भी है। सेफ ज्यादा कौन सा है, मर्द या औरत? देखा जाए तो सेफ ज्यादा आदमी का है। ठीक है, सेफ जो है वो ज्यादा आदमी का है, लेकिन हमारा जो माशरा है वो औरत की हमारे तरफ ज़रा कल्चरल ड्रिवन माशरा है, हम अपने कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, तो आदमी को इस लाइन में लेकर आना काफी मुश्किल और बड़ा मायूब भी समझा जाता है। लेकिन क्या हम उस तरफ स्टेप्स ले रहे हैं कि ये मर्दों को बता सकेंगे भाई ठीक है 1-2 बच्चे आपके हो गए तो आप वो प्रोसीजर करवा लें? एब्सोल्युटली जी, उसकी जिस तरह हम औरतों के लिए हमारे सेंटर्स हैं, उनके लिए डॉक्टर्स हैं, इस तरह हमारे मेल डॉक्टर्स भी होते हैं, और ये नहीं कि आते नहीं है, बहुत सारे लोग आते भी हैं, लेकिन अगर आप उसका मुवाजना आप एक खातून तो से करें रेशो कम है। तो हमारा वैसे भी हम ज्यादा हमारा जो ज्यादा जोर चलता है हम औरत पर ही नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब कि हम किसी और दिन ना स्पेसिफिकली इस टॉपिक को हाईलाइट भी करें कि जिस तरह आपने भी कहा, इससे पहले भी जो हमारे गेस्ट उन्होंने कहा था कि एक खातून और एक औरत जब प्रोसीजर की हम बात करते हैं कि जिसके बाद बच्चा मजीद ना हो तो वो औरत का करना मुश्किल भी है, प्लस उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मर्द का करना आसान भी है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इन मिथ्स पर भी हम बात करेंगे, और एक मर्द को हमने ये कायल करना है, कन्विंस करना है कि भाईजान 1-2 बच्चे अगर हो गए तो बस ठीक है। अब आप औरत को ना ये कहें कि आप नहीं जाके प्रोसीजर करवाना है, वो आप भी करवा सकते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। चौबीस बरस के तवील इंतजार के बाद दुनियाए क्रिकेट की मायानाज टीम ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 के लिए सरजमीन पाकिस्तान में बेहतरीन पेशेवर क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलियन टीम। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा,
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाह रहे हैं कि जिसने अपने घर से ही बहुत सारे मसले मसाइल को देखा, लेकिन कोशिश की एक ऐसी शख्सियत ने कि ये मसला लोगों के घरों तक ना पहुंचे और उनकी जिंदगियां मुतासर ना हो, क्योंकि इससे हमने देखा है कि इससे जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक डिमोरलाइज हो जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से अपने बहुत सारे ख्वाबों को अपनी बिनाई की सूरत में मांद पड़ते उन्हें नजर आते हैं। तो बचपन में नाबीना बहन भाइयों को जिस मुश्किल से गुजरते हुए देखा, फिर कोशिश की ऐसी कि कुछ ऐसा कर लिया जाए, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाए, कोई ऐसी जगह, कोई एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जहां पर ऐसे लोगों की रहनुमाई की जा सके। और फिर देखते ही देखते वो कारवां बढ़ता चला गया और आज उस इदारे से बहुत सारे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। तो उस शख्स से पहले आपका तारुफ करवाते फिर जानते हैं कि उनका इदारा इस सिलसिले में मजीद क्या काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र सर माशाल्लाह आपने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स तामीर करवाया जहां 450 से ज़ायद बच्चों के लिए एक लाइफ लाइन हमें नज़र आती है। ज़रा आपने जिस तरह एलेबरेट भी किया कि बचपन से जो आपने माहौल देखा, कुछ ऐसी कहानियां आपके सामने थी और फिर आपने सोचा कि चलो इसको एक ऐसे सफ़र की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पे एक ऐसा इदारा हो, बल्कि एक नहीं कई इदारे हों, उस ख्वाब की ताबीर की तरफ आपने स्टेप्स लिए। तो ये जो अल मुदस्सिर ट्रस्ट है या इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बताइएगा कितना वक्त लगा, कितने साल लगे और अब व्हाट्स नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। 1980 से मैं फ़्रांस में हूँ, पेरिस में हूँ। जैसे कि आपने पहले खुद ही बताया कि मेरे अपने बहन भाई स्पेशल थे, 2 जो हैं वो ब्लाइंड थे और 2 मेंटली प्रॉब्लम थी उनको। तो मैं उनमें पैदा हुआ, अपनी माँ को बड़े इम्तिहान में देखा, फिर लकीली मैं बाहर चला गया। जब बाहर गया तो मैं अपने 2 भाई जिनको मेंटली प्रॉब्लम थी मैं बाहर ले गया। तो जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ ट्रीट किया, हम एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, तो उस वक़्त तहसील लेवल पे भी स्कूल नहीं थे, तो मेरे बहन भाई तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब बाहर गए तो वहाँ देखा कि वहाँ स्पेशल लोगों के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ये एक ख्वाहिश थी, ये एक मन्नत थी कि अल्लाह मुझे दे तो मैं इन लोगों के लिए मैं बिल्कुल कोई दारा बनाऊँ। फिर मैंने वो जगह 99 में मैंने शुरू किया। अच्छा। तो साहब ज़रा पहले मैंने कुछ काम किया, पैसे बनाए, तो फिर मैंने वो शुरू किया 99। तो 6-7 बच्चों से शुरू किया। तो इस वक्त अल्लाह के करम से 450 से ज़्यादा, तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो एक ब्रांच जो है उसकी आज़ाद कश्मीर बरनाला में भी है, वहाँ पे भी 90+ बच्चे हैं। तो ये स्कूल फॉर डेफ, कॉलेज फॉर डेफ, अभी तो हमने 3rd ईयर 4th ईयर क्लास भी शुरू की हुई है। स्कूल भी है और कॉलेज भी है, इसका मतलब ये हुआ ये सफ़र यूनिवर्सिटी तक जाएगा। जी इंशाल्लाह। तो फिर स्कूल फॉर ब्लाइंड है, मेंटली चैलेंज बच्चों का बहुत अच्छा सेंटर है, फिजिकली चैलेंज बच्चों का है हमारे पास। अभी तो हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ? आज़ाद कश्मीर में? नहीं, वही खारिया में। अच्छा। तो 7 हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दायरा है और दुनिया में शायद वो इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ चले गए। तो मेरा ख्याल है, तो कहते हैं सोसाइटी की तरफ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। मुदस्सिर साहब, यहाँ पर आपको क्या नजर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ NGOs बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, कह लीजिए कि इस वक्त को हुकूमत का बाजू बनकर बहुत सारे मसाइल को जो है वो हल करने की कोशिश कर रही हैं। आपके इदारे में जिस तरह से कुछ बच्चियाँ, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की पढ़ रहे हैं, किस तरह से मुस्तफिद हो सकते हैं, ये मैसेज हम लोगों तक कैसे कन्वे कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से प्राइवेट सेक्टर में लोग स्पेशल एजुकेशन में नहीं आए। दही इलाकों की मैं बात करता हूँ कि आज भी पूरे पाकिस्तान में दही इलाकों में स्पेशल एजुकेशन का कोई दायरा नहीं है। गवर्नमेंट ने तहसील लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दायरे बनाए हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत काम गुंजाइश है, बिल्कुल बहुत काम होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये करूँगा कि देखिए,
प्राइवेट सेक्टर में क्यों लोग नहीं आगे आ रहे। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर एक जज्बा है अपने मुल्क की खिदमत का, लेकिन यहाँ पे सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, तो एक प्रोसेस है कि जब उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, अकाउंट नहीं खुलते हैं। तो इसको इजी, मेरे मुताबिक इसको मज़ीद इसको प्रोसेस जो है ना इजी करना चाहिए, ताकि इसमें मैक्सिमम लोग आएँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए आसान। और उसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं, और ज़ाहिर है जिस तरह सजेशंस आती हैं तो देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। सर, जब आप अल-मुदस्सिर के बच्चों को देखते हैं कि किसी जगह उनकी कामयाबी की खबर आई है, जिस तरह स्कूल भी है, कॉलेज भी है, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ते जब आप देखते हैं तो उस वक्त फीलिंग्स क्या होती हैं? देखिए, मैं तो उन बच्चों में अपने बहन भाइयों को देखता हूँ, उनके माँ बाप में मैं तो अपने माँ बाप को देखता हूँ, तो मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि पिछले 6-7 साल से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 100% रिजल्ट है। तो मैं ये थैंक यू करता हूँ अपने डोनर्स स्पॉन्सर्ड का भी। और ये 100% रिजल्ट वाकई दिस इज समथिंग वेरी बिग। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो स्टाफ है ये उन्हीं की काफ़ी उन्हीं की मेहनत से है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ास तौर पे अपने डोनर्स का, कि ये रौनकें जो हैं ये सब कुछ उनकी वजह से है। और फिर यूँ कह लीजिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपके घर में भी इस तरह से आपके बहन भाइयों को महरूम रखा था, तो आपको आज के लिए और यूँ कह लीजिए आने वाली नई नस्ल के लिए, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा काम सौंप दिया था, एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी थी कि शायद आज, वरना अगर ऐसा ना तो शायद आप इस लम्हे की तरफ, ये इस काम की, इस काबिश की तरफ बढ़ने का तसव्वुर भी ना कर सकते। बेशक मैं तो इसका प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, मैं तो इसमें आया हूँ कि मेरे बहन भाई स्पेशल थे, तो मेरा ख्याल है ये शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी टीम का भी। इसमें हमारे फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ थे तारिक फारूक साहब, ख्वाजा ज़हीर साहब ये भी फेडरल सेक्रेटरी थे, डॉक्टर शेख लीम महमूद ये सेक्रेटरी फेडरल सेक्रेटरी थे स्पेशल एजुकेशन के, ये मेरे बोर्ड मेंबर हैं, तो मैंने इन लोगों से सीखा है। तो ये काम है, जो जिंदगी ऐसी है, ये सफर ऐसा है कि जिसमें ताउन के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। मेरा मैं तो बचपन में बाहर गया हूँ, बिल्कुल, तो प्रैक्टिकल लाइफ मैंने बाहर शुरू की, तो मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे जैसे नालायक बंदे को ये एक सादत दी कि मैं इन लोगों की खिदमत। चलें सर, अल्लाह आपको और इस्तकामत दे, जो आपका एक और ख्वाब है यूनिवर्सिटी बनाने से मुतालिक भी आप बात करें, अल्लाह के और इदारे भी आप बना पाएँ। और एट द सेम टाइम मैं ज़रूर एक जुमला कहूँगा कि इस सेपरेट इदारे तो बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह सर ने भी कहा, ज़रा आपने इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की है, तो उसमें हमें अलग इदारों से ज़्यादा हर इदारे में ऐसे स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि फिर हमें अलग इदारों की ज़रूरत ना हो, ना एजुकेशन पर, ना हॉस्पिटल्स में, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है एक स्टेप लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए स्टेप लेने बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक ऐसी जीत का जिक्र आपसे करेंगे कि जिसके सपोर्टर्स ने उसको 7 साल तड़पाया है। यूं कह लीजिए कि वो शख्सियत जो कि उस टीम के साथ जुड़ी रही, जिन्होंने इंटैक्ट करके रखा और डिफरेंट सीजन्स में हमने देखा कि डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के साथ वो मंजर आम पर आई, लेकिन कोशिश रही थी कि अगर हार भी रहे हैं तो जीत का सफर जो है वो तय किए बगैर हमने छोड़ना नहीं है। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में लाहौर कलंदर्स की टीम फातेह करार पाई। वो जो मीम्स बना करती थी, वो जो ट्वीट्स बना करती थी, फिर वो जीत का रूप धार चुके। और अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 जो ट्रॉफी है वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ कोई एक और ऐसी शख्सियत है जो कि पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपनी टीम को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि क्रिकेट के साथ साथ अब कुछ ऐसे भी ई गेमिंग टूर्नामेंट्स के जो सेशंस है या जो गेम्स है उनको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की यूथ है वो मजीद स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो फोकस हो सके और हम किस तरह से क्रिकेट के बाद अब डिफरेंट नई गेम्स में पाकिस्तान का नया टैलेंट सामने ला सकते हैं। तो मुबारकबाद भी देंगे, कांग्रेचुलेशंस तो हमने देनी है, बेस्ट विशेस अगले नए प्लान्स के लिए। लेकिन वेलकम करेंगे सीईओ ऑफ लाहौर कलंदर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। और अभी तक जीत का जो जश्न है वो सर चढ़कर बोल रहा है? वो तो पहले दिन से बोल रहे हैं। नहीं, कौन सा पहला दिन? सीजन 7 का? नो जब बिल्कुल पहला दिन। जब ये फ्रेंचाइज जो है उसके शेयर, उसको जो राइट जो है वो एक्वायर किए, तो उस दिन से बोल रहा है, क्योंकि जीत ट्रॉफी की सूरत में फैंस को चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जीत तो शाहीन शाह अफरीदी है। क्या बात है, फखर ज़मान। क्या बात है, क्या ऐसा ही है? कलंदर्स के जो फैंस हैं वो पहले दिन से फैंस हैं। वो परफॉर्मेंस जैसी भी रही हो, उतार चढ़ाव जो भी आया हो, हार 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 बेशक होती रहो, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए कि मैंने भी उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। देखिए, जो कुछ हम कर सकते थे, हमारा जो कॉन्सेप्ट था, वो जीत तो ऑब्वियसली ज़रूरी थी, बट वो ज़रूरी ये था कि पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद किया जाए, पाकिस्तान को नए हीरोज दिए जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो पाकिस्तान की यूथ है उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए और एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया जाए जहाँ पे ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ कोई भी बच्चा कहीं से, किसी भी इलाके का, किसी भी रंग और नस्ल का सामने आ सके। बिल्कुल ऐसा ही है। जरा फाइनल मैच की बात करते हैं। फैंस खासे परेशान इसलिए भी हुए कि गुंजाइश कम थी स्टेडियम में। 27,000 की गुंजाइश थी, इससे ज्यादा लोग बाहर मौजूद थे और हर टेलीविजन के बाहर तो ज़ाहिर थे ही थे, जिस पर आपने आई गेस कहा भी है गुंजाइश बढ़ाई जाए, 80,000 तक की जाए। 80,000 भी थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन चलें टू स्टार्ट विद 80,000। लेकिन लाहौर की आबादी जो है वो ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। अब लाहौर कलंदर्स की आबादी कितनी है? 25 से भी ज्यादा होगी। देखिए, कलंदर्स के फैन पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया। सो अब हमारा जो मिशन और मोटिव यही था कि हम लोगों को एंगेज करें। आप देखें ना कि अगर आप पीछे चले जाएं 2016 में जब ये सारा कुछ शुरू हुआ, 15 के एंड में, सो उस वक्त पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कोई भी नहीं थी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी। अगर कलंदर होते तो ऐसे ही होता। देखिए, उसकी एक वजह है। आप देखें जो लाहौर में मैच हुआ, सो लोगों की बहुत ख्वाहिश होती है कि जी हमें बॉक्सेस में बुलाया जाए, हमें गैलरी के टिकट दिए जाए। तो मैं लोगों को कहता हूँ आपने मैच पे आना है या वलीमे पे आना है? अगर वलीमे पे आना है तो घर बैठ के देख ले। अगर मैच पर आना है तो मैच का मजा तो शोर और ये और सारा शुगल है ना। सो उसका हमने ये किया कि इमरान खान इंक्लोजर जो है उसकी टिकट्स हमने परचेज कर ली और उसको कलंदर पवेलियन का नाम दे दिया। वहाँ पे हमने ढोल वाले और लाइट्स उसकी डिफरेंट कर दी, ब्रांडिंग कर दी। सो फिर पहला मैच हमने सोचा क्या करें, हमने पुलिस के शोहदा को डेडिकेट किया। देखिए, पुलिस हमारी फ्रंट लाइन जो है वो उस पर लड़ती है और उनको उस तरह की क्रेडिट नहीं दिया जाता। सो उनके शोहदा की फैमिलीज को बुलाया और हमें, मेरी टीम ने उनको ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि हमारा जो डग आउट था वो बिल्कुल इमरान खान इंक्लोजर के सामने साथ है। सो बिल्कुल वो एक जंगले का फर्क था। उससे अगला मैच हमने SOS विलेज को डेडिकेट कर दिया, उससे अगला हमने जर्नलिस्ट को डेडिकेट कर दिया। सो अब उसके बाद खैर वो मैच ही हमारे कम हो गए। सो कोशिश ये थी, हर तरफ से हैमर किया गया सर आप लोगों को। कोशिश और खुद से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि मुआशरे के हर तबके को साथ लेके चला। अब आपने करके दिखाया और वो ऐसे लोगों को लेके चला जाए जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अमीर आदमी के पास तो है लेकिन सबसे ज्यादा फ्री टिकट अमीर आदमी को इसका मतलब ये सर कि इन स्टेप्स की वजह से दुआएं नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह मियां ने जितनी इज्जत दी जितना शुक्र अदा किया जाए कम उतना कम है। लोगों की दुआओं ने वाकई आतिफ बहुत कमाल किया है कि मैंने लोगों के सेंटिमेंट्स देखे। इनफैक्ट इस्लामाबाद में लोग जो इस्लामाबाद की पैदाइशी हैं वो अगर कलंदर्स को सपोर्ट करें तो फिर आप मोहब्बत का इजहार देखें। नहीं, मैं आपको बताऊं उसकी वजह है ना,
कुछ लोग जीतना चाहते हैं धक्के से, कुछ लोग जीतना चाहते हैं पैसे से, हमने जीतना चाहा प्रोसेस से। ये वैसे आपने पैसों की बात किसके लिए कही? वैसे ही लोग करते हैं ना। देखिए बात ये है कि प्रोसेस पे बिलीव हमने किया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पैसा चला कहीं कहीं पर? ऐसे पैसा कहाँ नहीं चलता, हर जगह चलता है। अभी मैं 1000 का नोट आपको देता हूँ, चल जाएगा। कराची और लाहौर का जो मैच है वो कहा जाता है कि जैसे इंडिया और भारत का मैच है। 2 में ये मैचेस हुए इस टूर्नामेंट में। इंडिया और भारत नहीं, इंडिया और पाकिस्तान। हाँ सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, थैंक यू। तो उस वक्त आप लोगों के भी जज्बात क्या होते हैं, जरा ये भी बताएगा। और पूरे जो हम लीग के मैचेस खेले थे, जब फाइनल में तो बाद में पहुंचे हैं, कहाँ पर एक ऐसी आप लोगों को वाइब आई कि अब हम फाइनल तक पहुंचे? पहले सीजन से आती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सीजन से आती है। प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। मैं आपको जो प्रैक्टिकल जो हुआ है वो उसकी बात बता रहा हूँ, पहले सीजन से आती है। कुछ आपकी चाहत होती है, कुछ उसकी चाहत होती है। बेशक। तो होता वो ये जो उसकी चाहत होती है। तो हमने कोशिश बहुत की। जब आप कलंदर नाम रखते हैं ना, तो फिर आपकी रिजॉल्व भी टेस्ट होती है कि वाकई आप कलंदर हैं कि नहीं है, या आपने दिखावे के लिए नाम रखा। सो फिर वो टेस्ट हुई और उसके अंदर हमने हंसते मुस्कुराते वो सफर तय किया। और जो आपकी बात है ना कराची लाहौर का मैच, देखिए स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा कंट्रीज के दरमियान राइवलरी होती है। इंडिया पाकिस्तान ले लें, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ले लें क्रिकेट के अंदर, उसके बाद जो राइवलरी होती है वो बिटवीन सिटीज होती है। जिस तरह लाहौर कराची आपने देखा, जो सबसे फेयरेस्ट राइवलरी होती है वो बिटवीन मोहल्ले होती है, कम्युनिटीज। मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी। अब हमारा अलमिया ये है कि हम उल्टे पैदा हुए। हमने कभी स्पोर्ट्स को कम्युनिटी से जोड़ा ही नहीं। नीचे आते फराना उठा, उसने हमने एक विकेट बनाई, उस पर लिखा आते फराना क्रिकेट क्लब। अब वो जीते हारे आपको क्या फर्क पड़ता है? ऊपर हमने बना दी सुई गैस। अगर तो सुई गैस के जीतने से मेरी गैस फ्री हो जाए तो बिल्कुल तालियां बजाऊंगा। सो हमने कम्युनिटी के साथ जोड़ा है। सो ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमने सिटी बेस्ड क्रिकेट को इस तरह हमने इस कैनवस पे लेके आए। सो उसमें डेफिनेटली कमर्शियली कराची पाकिस्तान का सेंटर है और दिल लाहौर है। तो कमर्शियल जज्बात का और कमर्शियलिज्म का मुकाबला होता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि पैसा चला कि नहीं चला, जोश चला सर, जोश चला, जज्बा चला, दिल धड़का। जज्बात के आगे पैसा नहीं चलता। मेरा तो बीपी ऐसे फ्लक्चुएट होता था ना जब मैं देखा करती थी लाहौर का मैच, चाहे जिस भी टीम के साथ हो। बाकी टूर्नामेंट के मैचेस में देखे ना, देखो एक सुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर, ये जब टीमें परफॉर्म करती थी तो मैं लाजमी देखा करती थी। और ट्वीट्स पर मेरा यही होता था कि ना आपका बीपी अप हो रहा है, आपका बीपी डाउन हो रहा है। तो ये एक सिचुएशन होती थी उस वक्त ओवरऑल। आतिफ, अब ये जरा बताएं कि शाहीन की कप्तानी आपने पहले दिन से कहा जब हमने आपका बीपर लिया कि आपको शाहीन पर पूरा एतमाद है, लेकिन जो माशाल्लाह अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं गालिबन में नाम राशिद खान, उन्होंने भी लोगों के बहुत दिल जीते। बड़े ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर आप लोगों ने सिलेक्ट किए इस दफा। नहीं, हर दफा करते हैं। ये तो है, लेकिन हर दफा करते थे। इंजरीज हो जाती थी, नेशनल ड्यूटीज आ जाती थी। आपने बात की शाहीन की, लेकिन वही बात है कि जब हमने यूथ को एम्पावर करना है तो डर किस बात का? देखिए हमारी जो बेसिक साइकी है ना, हम लालची है ना, हमें डर लगता है। ठीक है, तो हमने अपने यूथ को एंगेज किया, आइडेंटिफाई किया, प्लेटफॉर्म दिया, ट्रेन किया, ग्रूम किया और अपॉर्चुनिटी दे दी। तो क्यों ना देते? हम एज गेम में नहीं जाते कि ये 10 साल का है या 28 साल का है। हमने 2 साल उनको ग्रूम किया। सोहेल अख्तर हमारे कैप्टन थे, उनकी कप्तानी के अंडर वो वाइस कैप्टन थे। उसके बाद हमें लगा कि अब ये हमें लगता है कि ये मैच्योर है कि वो कप्तानी कर सके। किसी ने मुझसे पूछा जी कैसे कप्तान बनाया? मैं कहा सरफ के डब्बे में से पर्ची निकाली, शाहीन का नाम निकाला। तो बात ये है कि जब आपका बिलीफ है ना, जब आप उसके ऊपर काम करते हैं और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो वो तो आना ही होता है। वैसे वाकई पर्ची डाली थी? ऐसी नहीं डाली थी। हमारे यहाँ पर्ची डलती नहीं है। अगर पर्ची डलती होती तो दूसरे सीजन में जीत जाते। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, इसमें ये भी था कि राशिद खान ने फाइनल नहीं खेला, तो जब राशिद अपनी जिम्मेदारियों की वजह से छोड़कर गए थे, कौमी जिम्मेदारियों की वजह से, उस वक्त टीम को थोड़ा था कि नहीं अब मजीद जरा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। प्लेयर्स तो अभी भी बहुत अच्छे, लेकिन शायद स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। देखो जरा, राशिद दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है और किसी भी टीम के लिए वो एसेट है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, सिंगल का तो मैच होता नहीं है। सो हमारे पास 11 के 11 राशिद की कॉपी थे या शाहीन की कॉपी थे। तो जो डिफरेंस था वो शाहीन की क़यादत थी और उसके साथ जो फ़खर जमान और जो हारिस रऊफ और जिस तरह हफीज़ भाई ने फाइनल में परफॉर्म किया। तो असल में जो प्रोसेस पे फिर मैं जाऊँगा कि जब आप प्रोसेस पे बिलीव करते हैं ना,
तो जीत आपसे ज्यादा दूर होती अच्छा, नहीं है। प्रोसेस की बात करें, एक और प्रोसेस शुरू करने जा रही है अब कलंदर्स, लेकिन ये क्रिकेट से थोड़ा हटकर है। कुछ खबरें तो हम तक पहुंची हैं, लेकिन उनमें कितनी सदाकत है, वो स्ट्रेटजी क्या है और वो टूर्नामेंट्स क्या होंगे, जरा उसके बारे में थोड़ा गाइड करें आतिफ हमें। आप ई स्पोर्ट्स की बात करें। अब देखिए ना, कलंदर्स ने प्लेयर डेवलपमेंट कर लिया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया, जो पूरे रीजन में आईसीसी नहीं है। उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट करा दी लाहौर के अंदर। अब उसके बाद ट्रॉफी भी आ गई, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, ट्रॉफी पास रखनी है। नहीं, हमने हमारी नहीं है वो ट्रॉफी ना। वो देखें जिस तरह टीम लाहौरियों डिफेंड करनी है, सुन लेना, वो टीम लाहौरियों की है ना, इस तरह वो ट्रॉफी हमारे जो प्लेयर खेल रहे थे उनके पेरेंट्स इस्लामाबाद लेकर आए ना अभी आप। बिल्कुल ले आते हैं, हमारे शो पे लेकर आए। मैं बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि वो ट्रॉफी जो है वो उन पेरेंट्स की है जिन्होंने उन बच्चों को पैदा किया। सो इसलिए हम लंडी कोतल गए, उसके बाद शहीन शाह अफरीदी के घर गए, उसके बाद हम फखर जमान के घर गए और हारिस रऊफ के घर गए। बावजूद इसके कि वो नेशनल ड्यूटी पे थे हारिस, लेकिन आप लोग फिर भी गए। लेकिन हम उनके पेरेंट्स को इज्जत देने के। माशाल्लाह। और उसके बाद अब व्हाट नेक्स्ट, अभी बाकी जगहों पे भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान का जो नौजवान ग्राउंड में नहीं आ पा रहा, लेकिन कोविड की वजह से बहुत से लोग घरों में बैठ के, और पाकिस्तान में एक बंदा कमाता है, बाकी बैठ के खाते हैं, तो ज्यादातर लोग घर में रहते हैं। सही गल है। सो उन बच्चों को कैसे एंगेज किया जाए, उनको हेल्दी एक्टिविटीज में कैसे लाया जाए। हेल्दी एक्टिविटी से मुराद है कंपटीशन के एनवायरनमेंट में, क्योंकि कंपटीशन में आप हारे या जीते, जीत आपको खुशी देती है, हार आपको सबक देती है। सो उसके लिए हम फिर ई स्पोर्ट्स की तरफ आए कि जो 5-6 करोड़ बच्ची घर में बैठा हुआ है, और आपको पता है कि पाकिस्तान में वुमेन की एम्पावरमेंट उस तरह नहीं है स्पोर्ट्स में, बट ई गेमिंग में वो खेल सकती हैं क्योंकि उन्हें ग्राउंड में आने की जरूरत नहीं है। सो जो टैलेंट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में ऐसा छुपा हुआ है जो कि इस स्पोर्ट्स में आगे आ सकता है, और दुनिया अब इस तरफ जा रही है। एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, या आने वाले दिनों में ओलंपिक्स हो, तो वहां पे भी तो पाकिस्तान को मेडल चाहिए ना। तो जिस तरह शाहीन और हारिस की सूरत में हमें मेडल मिला, इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा के, फखर की सूरत में मिला चैंपियंस ट्रॉफी में हरा के, तो ख्वाहिश और कोशिश और उम्मीद ये है और उसकी तरफ हम उसकी तरफ चलें। माशाल्लाह। अब थोड़ा सा एक और मामले में वापस आ जाते हैं हम पीएसएल पर, औकात में। हाँ, फवाद राना कहाँ गायब है? उनकी मुझसे छोटी होगी, वो पहचाने नहीं जाते। आया था। नहीं, देखिए बात यह है कि हम ब्रांड का काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो हमेशा स्ट्रांग होता है पर्सनैलिटी से। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम शख्सियात बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते। सो आतिफ राना, समीन राना, फवाद राना, ये मैटर नहीं करते हैं। मैटर करता है लाहौर कलंदर, और लाहौर कलंदर का अब फेस कौन है और मालिक कौन है? शहीन शाह अफरीदी। सो वो है हमारा फेस। फिर भी जवाब नहीं दिया, बता दिया ना मैंने। किधर है? नहीं, वो तो कतर में है ऑब्वियसली। उन्होंने मिस किए मैचेस? नहीं, देखिए मैचेस मिस किया, लेकिन जीत मिस नहीं की। मतलब वो भी पहला उनका जुमला क्या था जीत के बाद, अगर पहला जुमला आपके सामने आया हो तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करता है, और बंदा क्या करता है। नहीं, उनके कुछ बड़े मजे के जेस्चर्स हम देखते रहे हैं ना माजी में भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बट देखिए हम वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रांड जो है ना, किसी भी शख्सियत से बड़ा होता है। देखिए हम तो आज हैं, कल नहीं होंगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो इंसान ने जाना ही है। तो क्या लाहौर कलंदर साथ चला जाएगा हमारे? लाहौर कलंदर तो पाकिस्तान का बिल्कुल ऐसे ही है, तो लाहौरियों का ब्रांड है, तो वो तो रहेगा। तो इसलिए ब्रांड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से। बिल्कुल ठीक है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, शख्सियत नहीं है। लेकिन जरा लोग एसोसिएट फिर भी शख्सियत से जीत से करते हैं ना। बिल्कुल जीत से। अब ट्रॉफी है ना, अब मैंने आपको एक ऐसी चीज दे दी जिसमें मूछें नहीं है, तो कहते हैं तो ट्रॉफी में मूछें लगा देता हूं। नहीं, ऐसा माशाल्लाह आप लोग 3 भाई हैं और 6 भाई हैं। अच्छा, जो ज्यादा हम लोगों को जिनको देखा है लाहौर कलंदर्स के साथ, समीन भी हैं उसमें, तो आप लोग फिर थोड़ा सा लाइटली लेते हैं मैचेस वगैरह को, लेकिन उनके बारे में सुना है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना टीम के साथ साथ, और क्या ऊंचा हुआ क्या नीचे, मतलब इनके किसी प्लेयर की इंजरी वो उनके बड़े दिल को छू जाती है। देखिए बात यह है कि वो फैन है, हाँ, हम मालिक हैं। ये फर्क है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है हमने। तो आपने जिस तरह कहा कि जब मैच देखती हूँ तो मुझे बड़ा कुछ होता है कि यार जी हो गया वो। सो ये कलंदर्स हारे या जीते वो अल्लाह आपको पता है, एंटरटेन जरूर करते हैं, और वो किया 7 साल। आप ये देखेंगे हमारा लास्ट लीग मैच था पेशावर के खिलाफ, हमने आखिरी ओवर में 23 रन चाहिए थे, सारे आउट हो गए थे, शाहीन केला खड़ा बिल्कुल उसने सुपर ओवर करवा दिया। सो जाते जाते लोग वापस आ गए। उस मैच के रिजल्ट का कोई बेईमानी था, लीग के ऊपर कोई उसका रिजल्ट का नहीं आना था कि नंबर्स ऊपर नीचे होते या पोजीशन होती,
वो सुपर ओवर हो गया। सो कलंदर्स का काम है लोगों को एंगेज करना और एंटरटेन करना और सरप्राइज भी करना। सरप्राइज भी वो तो करना। हमेशा अच्छा, एक करेंगे। थोड़ी सी हमारे यंगस्टर्स के लिए रहनुमाई कीजिएगा आतिफ। आप लोगों की एकेडमी भी परफॉर्म कर रही है लाहौर में। हाई परफॉर्मेंस सेंटर। जी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। उसमें मुझे ये बताइएगा किस उम्र के बच्चे जो है, हमारी जो यूथ है, वो वहां पर जा सकती है और अपने क्या कहते हैं उसके बाद ऑडिशन के बाद सिलेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है वहां पे? देखिए उसमें हमारी जो वुमेन है वो भी उसके अंदर आती है, वो भी ट्रेन हो रही है वहाँ पे। उसमें 10 साल से लेके तो 20-25 साल की उम्र तक के बंदे आ सकते हैं। उसके लिए करना आपने ये है कि हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें, आपको कॉल आ जाएगी, आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी। अगर आप शहनशाह अफरीदी हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप एडमिशन लेंगे, पैसे देंगे और ट्रेन होंगे। सो उसके अंदर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से लोग आके ट्रेन हो रहे हैं। अभी ये अफगानिस्तान की टीम अंडर 19 के कैप्टन और उनके 7 प्लेयर 3-4 महीने लगा के गए उधर, कोई 4-5 महीने पहले। सो वो एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो कि इस रीजन में नहीं है, मतलब आईसीसी के पास दुबई में या लाहौर कलंदर के पास है। तो हमने उस प्रोसेस को जो है ना वो एक उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया कि पहले हम शहर शहर जाते थे, 2-3 दिन के ट्रायल करते थे, 5 लाख से ज़्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किए। फिर उसके बाद कोविड आ गया, अब हम उस तरह ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर हम ऑनलाइन चले गए कि यार अपनी वीडियो बना के हमें भेजें, अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो हम आपको एंगेज करेंगे। उसके बाद फिर हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सारे साल के लिए ट्रायल शुरू कर दी। आप में टैलेंट है, आप आए, ट्रायल दें, असेसमेंट अगर आपकी ठीक हुई, आप अच्छे हुए तो हम आपको अपना लेंगे। तो ये वो जो आपने कहा कि पैसा दे के भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया तो ज़रा आपने रखा होगा ना कुछ ना कुछ। नहीं, वो तो डेफिनेटली जिस तरह आप डॉक्टर्स के इम्तिहान देते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं या एचएसएन कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन टेस्ट आपका ओपन मेरिट तो है ही है, स्कॉलरशिप्स तो है ही है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस उनके लिए जिनमें टैलेंट है। तो ऐसा नहीं कि टैलेंट के बगैर से पैसा देकर आ जाओ। बहुत टैलेंट है, मैं आपको बिल्कुल है, बेइंतहा टैलेंट है। और फिर आप ये देखें कि वो जो एक बच्चा है वो जो पेंटिंग्स करता है, उसके खान साहब के लिए भी उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बनाई। सो वो सोशल मीडिया पे उन्होंने कहीं ट्वीट किया कि जी हमने आतिफ से मिलना है, हमें नहीं मिल रहा। मैंने अपनी टीम को कहा यार ढूंढ के लाओ, वो मैच पे वो आ गया। और उसके 6-7 भाई हैं और जो सारे डिसेबल्ड हैं और बाकी एक सिर्फ नॉर्मल है। सो उन्होंने कहा जी मैंने कहा आपके सारा जो एक्सपेंस है वो लाहौर कलंदर उठाएगा और उसकी जो पेंटिंग्स है उसकी एग्जीबिशन हम करवाने जा रहे हैं। जबरदस्त, लाहौर में ही। लाहौर में। तो आप सोचे ना, लोग इसीलिए प्यार करते हैं कि हमारा उल्टा काम को अपना लेते हैं। अच्छा, आप हर सीधा काम करते हैं। अगर इन फ्यूचर जिस तरह से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि फूड कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फूड एग्जीबिशंस होती हैं, स्टॉल्स लगते हैं, कहीं कोई ऐसा मैच जो हम, जैसे गवादर मैच होता है, कश्मीर मैच होता है, वहां पर लाहौर कलंदर्स की टीम किसी टीम के साथ परफॉर्म करे, कुछ कोई इस तरह फ्रेंडली का भी, मैच? कोई भी फ्रेंडली मैच? देखिए हमने तो अभी यॉर्कशायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इंशाल्लाह यॉर्कशायर की टीम पाकिस्तान आ रही है। फिर हम जा रहे हैं इंग्लैंड, यॉर्कशायर और टाइटंस के साथ खेलने के लिए, मेलबर्न स्टार को भी बुला रहे हैं। तो जो हमारा जो एक चीज़ अभी हमारी सिर्फ मिसिंग है वो है फूड। नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो कलंदर्स फूड विलेज है। क्योंकि पाकिस्तान में 4 चीज़ें हैं, एक है आपका रिलीजन, दूसरी क्रिकेट, तीसरा फूड और चौथा म्यूजिक। सो कलंदर्स नाम हमारा रिलीजन। और ये फूड विलेज लाहौर में ही लगेगा? स्टार्ट वहाँ से करेंगे। स्टार्ट वहाँ से करेंगे। अच्छा, ये उसके बाद आप देखें कलंदर्स आपके रिलीजन को ऑब्वियसली करता है। क्रिकेट वैसी हमारी टीम है, हमारी टैग लाइन है धमाधम मस्त। म्यूजिक भी आ गया, म्यूजिक भी आ गया, हमारा फूड रह गया, फूड रह गया। सो ये 4 कपड़े भी लॉन्च कर रहे हैं कलंदर्स। तो ये 4 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए मकसद इस लीग का क्या था, एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज सारी दुनिया में देना, दूसरा यूथ को एंगेज करना और तीसरा लोगों को एंटरटेनमेंट देना। तो पाकिस्तान में रोटी के अलावा तो एंटरटेनमेंट है ही कोई नहीं। कलंदर यूनिवर्सिटी भी तो नहीं आ जाएगी? ये किंगस्टन कॉलेज वही है ना? वही है। देखिए इसमें भी बड़ा अच्छा आपने ये नुक्ता उठाया, हमने स्पोर्ट्स को एजुकेशन से दूर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। एक जमाना था कि गवर्नमेंट कॉलेज, सिविल लाइंस जो लाहौर के कॉलेजेस हैं, वहीं से मैचेस होते थे, वसीम भाई उधर खेलते थे, आकिब भाई उधर खेलते थे और इंजमाम भाई जीसी में खेलते थे और उस मैच को देखने 10-10 हज़ार लोग आ जाते थे। हमने क्या किया, स्कूल को 10 मरले में कर दिया। वो 10 मरले में ग्राउंड तो आ नहीं सकती, तो स्पोर्ट्स एजुकेशन से दूर होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है, जो हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया ये किंगस्टन कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करके, कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स को हम साथ लेके चले। 3 बजे तक वो कॉलेज है, 3 बजे के बाद स्पोर्ट्स अकेडमी। अच्छा आतिफ, अब एक जरा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सलमान इकबाल साहब का हमने एक इंटरव्यू देखा था, ठीक है, और लाहौर कलंदर्स की जीत के हवाले से एक सवाल पूछा गया था और फिर जिस पर सलमान साहब मुस्कुरा दिए थे और कहा कि
हाय बेचारे। आज वो लाहौर कलंदर्स के बारे में पूछा गया था तो उनका जवाब ये था। अगर हम कराची किंग्स के बारे में बात करें, आपका जवाब क्या होगा? देखिए ये 6 टीमें हैं ना, किसी भी सारी टीमें अच्छी हैं, इसमें कोई जिम्बाब्वे की टीम नहीं है, सारी ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं, सारी तगड़ी टीमें हैं, ठीक है। एट द गिवन डे कोई अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो ये टाइम ये पोजीशन किसी पे भी आ सकती है। सो इस पे हम यही कह सकते हैं कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ऑनेस्टी के साथ चले, हमने मेहनत की, डेडिकेशन के साथ काम किया, रिजल्ट सामने। और कराची की बुरी टीम नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरीज, जो हमारे साथ होता था, इंजरीज हो गई, कुछ प्लेयर उनके चले गए, और बाबर आजम जैसा ग्रेट प्लेयर उनका कैप्टन है, बट वो क्लिक नहीं कर सके। सो क्रिकेट जो है ना एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म का खेल है। इसको कहते हैं वो क्या कहते हैं, इसके अंदर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही, ये ऐसी गेम है कि जो अनसर्टेनिटी पे बेस करती है। और जी हमारी टीमें ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया और कराची जिम्बाब्वे है, या वो ऑस्ट्रेलिया और हम जिम्बाब्वे, सारे इक्वल टीम बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और वो किसी भी जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो जीत जाएगी। और हमारी बड़ी ख्वाहिश है, उम्मीद है, दुआ है कि अगले सीजन में कराची वापस आए और फाइनल लाहौर कराची। इंशाल्लाह नर्व्स ब्रेक होते ना मेरे फाइनल में, मैं उस दिन इस इत्मीनान के साथ चली थी, वही टीम जीतेगी जो मेहनत करेगी, वही टीम जीतेगी जो अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं अपने आप को इस तरह से बहला रही थी पूरा दिन, एंड फाइनली वी वॉन माशाल्लाह। नहीं देखिए, मेहनत और कोशिश सब करते हैं, कोई हारने के लिए नहीं जाता, हार किसी को पसंद नहीं है, अल्लाह किसके साथ है ये डिपेंड करता है। जरा एक टीम ने तो हारना है ना, एक हारेगी तो दूसरी जीतेगी। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, इसको क्रिकेट को कहते हैं ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। बिल्कुल ऐसे ही कि अब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, मतलब आप सोचें कि 150 स्कोर हम चेज नहीं कर पाते, 200 करके हम हार जाते हैं। हमारा मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बन गया कलंदर्स का कि हम अक्सर के लोगों को कहता है कि यार जब 197 में डिक्लेयर कर दो, हमने नहीं करना 200। ये ऐसे ही। शाहीन शाह अफरीदी से तो मोहब्बत है, ज़ाहिर है सबकी मोहब्बत है, उनकी डिम्पल पे भी सब दीवाने हो गए हैं। आपने कहा बाकी सब टीम्स भी बहुत अच्छी हैं, सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, कोई और ऐसा प्लेयर जो है किसी और टीम का लेकिन आप चाहेंगे पिक करना फॉर लाहौर कलंदर्स इन नेक्स्ट सीजन? मैं प्लेयर पिक नहीं करता, प्लेयर नहीं बता रहा हूँ आपको, प्लेयर बनाता हूँ। तो मेरे पास 128 प्लेयर्स हैं पाइपलाइन में जो आकिब भाई की सरबराही में काम कर रहे हैं। सो हमारी, मुझे किसी ने कहा कि आपने कप्तान बहुत बदले, मैंने कहा कप्तान नहीं बदले, कप्तान बनाए। जब तक हमारी लीडरशिप यूथ के हाथ में नहीं आनी थी उस वक्त तक शायद रिजल्ट ना आए। सो हमारे सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का रॉ टैलेंट है जो सामने नहीं आ रहा, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कलंदर्स उसके लिए। लेकिन अब आपने कहा कप्तान बनाए हैं, तो इसका मतलब है अगले सीजन में कोई और कप्तान बनेगा? इससे बेहतर अगर हुआ तो बन सकता है, लेकिन आप बताएं इससे बेहतर परफॉर्मेंस किसी ने दी आज तक? AB डिविलियर्स बने, ब्रेंडन मैकलम बने, अजहर अली बने, हफीज बने, फखर जमान बने, ब्रावो बने, किसने किया? सोहेल अख्तर ने आके फाइनल तक पहुंचाया। वो एज उनके अनफॉर्चुनेटली उनके साथ नहीं थी, ठीक है, और पाकिस्तान को उस तरह डोमेस्टिक में वो खेले नहीं। सो जीत किसके हाथ लिखी हुई थी? 21 साल नौजवान जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट से आया था, और दुनिया क्रिकेट में इस तरह के टूर्नामेंट में यंगेस्ट एवर कैप्टन। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जब ये एजाज उनके पास चला गया, तब उनके मालिक सुने ना, फेस भी वो बन गए, मालिक भी वो बन गए, हम कौन होते हैं चेंज करने वाले? वो तो खुद ही अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप खुद कहते हैं ना कि शख्सियात डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हीरोज लीड करते हैं मुल्क को, ठीक है, मैं शख्सियात की बात नहीं कर रहा। शाहीन इज अ हीरो, ही इज अ सुपरस्टार, बिल्कुल ठीक, ऑफ नॉट ओनली ऑफ कलंदर्स बट फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में मैं आपको बताऊं, टूर्नामेंट से पहले मैं उस्मान डार और आकिब जावेद और शाहीन जब उनसे मिलने गए, सो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, इमरान खान साहब ने, कि यार आतिफ आपका बहुत अच्छा फैसला है कि आपने शाहीन को कप्तान बनाया। और शाहीन को उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह डिसिप्लिन से खेलते रहो तो 8 से 10 साल आप दुनिया क्रिकेट में राज करोगे। अब ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो कि उस जैसा क्रिकेटर दुनिया ने कम ही देखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये उनकी सनद है, अब वो शख्सियत नहीं है, हीरो है। मतलब हीरो ने दूसरे हीरो को, तो आपने कहा ना शख्सियत, ये शख्सियत, ये हीरो है। हीरो है। सो हीरो और शख्सियत में फर्क होता है।
क्या बात है, जबरदस्त बात ही खत्म कर रही सर, छा गए। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। बात कलंदर्स की हो रही है और सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है सर, जरा लाहौर सेंट्रिक जरा रहते हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे नहीं जी, इस्लामाबाद हो, कराची हो, मुल्तान, फॉर दैट मैटर ऑल द सिटीज, कलंदर ही कलंदर नजर आते हैं जो साथ दे रहे हैं पहले दिन से, ना सिर्फ कलंदर का बल्कि जरा PSL का ऑफ कोर्स। तो नाजरीन हम बात कलंदर से करते हैं और भी करेंगे आगे चल के, जो हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज की बात आज हुई है, कोशिश करेंगे जरा आपके साथ हम जाकर विजिट भी करें और उस पर हम एक सेगमेंट भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि जरा वहां से फिर टैलेंट पॉलिश होता है, वो चाहे वो हो जिसको स्कॉलरशिप मिल जाए या कोई जिस तरह मेरी तरफ नालायक भी चला जाए तो उसको भी कोशिश की जाती है कि सिखा देने की कोशिश करते हैं, सीख पाए तो ठीक भाई, वरना कहेंगे खुदा हाफिज, जैसे कि अब हम आपसे कहेंगे खुदा हाफिज।